इतना अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ओसीआर से रिलेटेड और हमारे साइंड से रिलेटेड, ठीक है, किस तरह से हमारा साइंड आया और जो ओसीआर की वैल्यूज होगी ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली वो पूछ लेता है, तो आपको बताना चाहिए कि व्हेन ओसीआर विल बी ग्रेटर देन द 1, तो हमारे को क्या पता है कि इट विल बी द हमारी ओसी कंडीशन। और ओसीआर जब लेस देन होगा हमारा कितना 1 से या फिर बराबर होगा, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, एनसी कंडीशन होगी। क्लियर हो गया। क्यों यूज करते हैं हम एनसी, सी यूज क्यों करते हैं यहाँ पे सैंड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी है, उसको आप देखते हैं कि क्या क्या बोल रहे हैं। तो यही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी है कि ओसीआर इज द मैक्सिमम अप्लाइड स्ट्रेस इन द पास्ट प्रेजेंट अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस। इफ ओसीआर इज इक्वल्स टू 1 या ओसीआर इज लेस देन 1, तो हमारा क्या होगा, द सॉइल इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड, मीनिंग क्या होगा कि करंट स्ट्रेस जो है वो सबसे ज्यादा है एज ही हैज एक्सपीरियंस्ड इन द पास्ट, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। ओसीआर जब बड़ा होगा 1 से, है ना, ओसीआर जब बड़ा होगा 1 से, द सॉइल इज ओवर कंसोलिडेटेड, मीनिंग इट हैज एक्सपीरियंस द हायर स्ट्रेस इन द पास्ट देन द करंटली। द वैल्यू हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द सॉइल स्ट्रेस हिस्ट्री, जो भी सॉइल की स्ट्रेस की हिस्ट्री रहेगी उसके बारे में बताएगा और उसके बिहेवियर के बारे में बताएगा। क्लियर हो गया। ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल टेंड्स टू हैव अ हायर स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ, एग्जिबिट द लेस सेटलमेंट अंडर द न्यू लोड। नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल्स आर मोर कंप्रेसिबल एंड शोज द ग्रेटर सेटलमेंट। ओसीआर इज कॉमनली डिटरमाइंड थ्रू अ लेबोरेटरी टेस्ट दैट इज बीइंग नोन एज अ ओइडोमीटर कंसोलिडेशन टेस्ट, वेयर द प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्लियर हो गया कि ये हम ओइडोमीटर से करते हैं। अब ओइडोमीटर पढ़ते हैं कि ओइडोमीटर जनरली होता क्या है। यहां पे बोला है कि जो कंप्रेशन टेस्ट है या फिर ओइडोमीटर टेस्ट बोलते हैं इसको, वो कॉमनली जो नोन है वो क्या है, ओइडोमीटर टेस्ट है। वो एक तरह का क्या है, स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेस्ट है। इट इज अ लैब में किया हुआ टेस्ट है, ठीक है। यूजिंग द सॉइल मैकेनिक्स टू डिटरमाइन द सॉइल कंसोलिडेशन और कंप्रेसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। इन जनरल मैं आपको बताऊं ना, जो हमारा ओइडोमीटर टेस्ट है ना, इसकी ये क्या है, एक तरह का लैब टेस्ट है। तो आई कैन राइट कि इट इज अ लैब टेस्ट। इससे डिटरमाइन क्या होता है, इससे डिटरमाइन होता है हमारा सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी। यहीं पे लिख दूं मैं सब कुछ कि इससे डिटरमाइन होता है हमारी सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी, पता लगती है हमारे को सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी, यानी सॉइल कितनी कंप्रेस होगी, फर्स्ट चीज, ठीक है। या फिर चलो यहीं पे सब कुछ लिखा है ना, तो यहीं पे लिख देते हैं। सेकंड ऑफ ऑल क्या है हमारी, ये कंसोलिडेशन बिहेवियर के बारे में बताता है, कंसोलिडेशन बिहेवियर के बारे में बताता है। यानी पानी निकलने के बाद ना जो हमारी सॉइल है वो कैसे रिएक्ट करेगी, कंसोलिडेशन बिहेवियर के बारे में बताता है, कंसोलिडेशन बिहेवियर के बारे में। यानी इसको साथ में क्या लिख सकते हैं आप कि पानी निकलने के बाद जो सॉइल क्या रिस्पॉन्ड करेगी, वो चीज कौन बताएगा, कंसोलिडेशन बिहेवियर, यानी ओइडोमीटर टेस्ट हमको बताएगा। क्लियर हो गया। इससे हमको मिलता क्या है, इससे हमको मिलता है सीवी, सीसी मिलता है, सीआर मिलता है और एमवी मिलता है। ये सब क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपको ये सब क्या होता है, ठीक है। तो इसके आउटपुट रिजल्ट्स क्या मिलेंगे हमको, सीवी, इसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, सीसी क्या होता है कंप्रेसिव इंडेक्स, और सीआर क्या होता है हमारा रिकंप्रेशन इंडेक्स, और एमवी क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। अभी लिखने की जरूरत नहीं, आगे जाके मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है, ये पर्पस है मेजर हाउ द सॉइल सैंपल कंप्रेस अंडर अ वर्टिकल लोड टू स्टिमुलेट द फील्ड कंडीशन फॉर वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। मींस टू से वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हम वर्टिकल कंप्रेशन को ही कैलकुलेट करेंगे, जो लेटरल कंप्रेशन है ना या फिर लेटरल स्ट्रेन जो है, यानी लेटरल को जो भी बढ़ेगी हमारी सॉइल, उसको हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ वर्टिकल स्ट्रेन को कैलकुलेट करेंगे कि वो वर्टिकली कितना कम हुआ, उसकी हाइट में कितना घटौती हुई, वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्यों बोला यहां पे वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन, बिकॉज वी आर कंसीडरिंग ओनली द वर्टिकल कंप्रेशन स्ट्रेन, नॉट द लेटरल स्ट्रेन। क्लियर हो गया, अभी पता लग जाएगा आपको, ठीक है। समझ में आया कैसे करते हैं, हमको ऑपरेटर्स, इसके ना ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि हमको ओइडोमीटर मशीन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, सबसे पहले ऑइडोमीटर मशीन। जो भी मैं बोल रहा हूं साथ साथ में लिखते भी रहा करो कि ऑइडोमीटर मशीन, मतलब ऐसे लिखा करो जैसे ऑइडोमीटर मशीन है, और फिर मैं बोल रहा हूं कि इसको क्या बोलते हैं हम, कंसोलिडेशन ऑपरेटर से बोलते हैं, तो वो भी साथ में लिख लेना होता है। क्लियर हो गया। पहले मैं इसको मिटा देता हूं ना, फिर यहीं पे लिखता हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज द वन डायमेंशनल, क्या है ये, 1D कंसोलिडेशन। क्यों है 1D कंसोलिडेशन, बिकॉज हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल स्ट्रेन को कैलकुलेट करें। वी आर कैलकुलेटिंग, आप लिख देना, वी आर कैलकुलेटिंग ओनली वर्टिकल स्ट्रेन, वर्टिकल कंप्रेशन स्ट्रेन, ठीक है। समझ में आया पहली बात। तो दूसरा, इससे हमें मिलेगा क्या क्या, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, रिकंप्रेशन इंडेक्स, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ हमारी क्या होगी ये, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना। इसको मैं बाद में बता दूंगा आपको क्या होता है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि हमको क्या क्या चाहिए होगा इसके लिए। सो व्हाट वी रिक्वायर्ड हुए है टेस्ट के लिए, ऑपरेटर्स कौन कौन से होंगे, ऑपरेटर्स विल बी, सबसे पहला क्या है हमारे पास, द ऑइडोमीटर मशीन। पहला क्या है, द ऑइडोमीटर मशीन, ऑइडोमीटर मशीन रिक्वायर्ड होती है। क्लियर हो गया। दूसरा क्या होता है हमारे पास, द स्टेनलेस स्टील सिलेंड्रिकल रिंग,
सिलेंड्रिकल क्या चाहिए होती है हमारे को, सिलेंड्रिकल रिंग चाहिए होती है, जो क्या करेगी, जो भी हम सैंपल लाएंगे ना अनटच सैंपल, उसको होल्ड करेगी। तो हम बोल सकते हैं कि सैंपल को होल्ड करेगी, तो सैंपल होल्डर एक तरह का। क्लियर हो गया, ठीक है। अभी लग जाएगा पता क्या होता है। थर्ड ऑफ ऑल क्या है, हमें डायल गेज रिक्वायर्ड होता है, डायल गेज रिक्वायर्ड होता है। और डायल गेज क्या करता है हमारा मेजर, वो मेजर करता है हमारा वर्टिकल डिफॉर्मेशन को। यहाँ पे लिख देता हूं मैं रेड पेन से कि ये क्या निकालता है हमारे लिए, जो भी वर्टिकल डिफॉर्मेशन होगी ना उसको कैलकुलेट करता है, वर्टिकल डिफॉर्मेशन को मेजर करता है, डिफॉर्मेशन ऑफ द सैंपल या फिर स्पेसिमेन बोल लो, ऑफ द स्पेसिमेन इज मेजर्ड बाय द डायल गेज। क्लियर हो गया, ठीक है। और क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट, हमारे को चाहिए लोडिंग डिवाइस चाहिए जो लोड करेगा हमारे सॉइल को। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि वी रिक्वायर्ड द लोडिंग डिवाइस। क्लियर हो गया। और फिफ्थ होता है वाटर बाथ, वाटर बाथ। अब क्या करना पड़ता है हमारे को, सबसे पहली बात, ये ओइडोमीटर टेस्ट किसके लिए करेंगे हम, क्या हम सैंड के लिए करेंगे कि क्ले के लिए करेंगे, बताओ किसके लिए करेंगे हम ये दोनों, बताओ। डेफिनेटली हम किसके लिए करेंगे, क्ले के लिए करेंगे। मैंने आपको सब कुछ पहले ही बता दिया, तो हम किसके लिए करेंगे, ये क्ले के लिए करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले आपको यहीं पे बता देता हूं मैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा एक सैंपल लेना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करें, फील्ड में जाए, फील्ड से क्ले उठाए, क्ले को बाहर निकालें, उसको अनडिस्टर्ब्ड रहना चाहिए, वो सैंपल क्या रहना चाहिए, अनडिस्टर्ब्ड, ज्यों का त्यों, मतलब इट हैज नॉट बीन अल्टरेटेड, मतलब इसको ना कुछ किया नहीं हो इसमें, सिर्फ अनडिस्टर्ब्ड हो, जैसे क्या है वैसे के वैसे उठा के लैब में ले आओ। और इसको क्या करो, इस सैंपल को सैचुरेटेड कर दो, सैंपल को क्या करो, सैचुरेटेड कर दो, सैचुरेट करो, यानी पूरा का पूरा क्या कर दो, इसमें पानी से भर दो इसको, ठीक है। फिर सेकंड में क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी डायल गेज है ना, उस इनिशियली डायल गेज को कैलकुलेट करो, इनिशियल डायल गेज की जो रीडिंग है ना, रीडिंग को लो, ठीक है, रीडिंग को लो। तो क्या हो गया, सबसे पहले सैंपल लाया, अनडिस्टर्ब सैंपल लाया, उसको मैंने पूरा पानी से भर दिया, ठीक है। डायल गेज में मुझे रीडिंग मिलेगी, उस इनिशियल रीडिंग को मुझे लिखना है अपनी नोटबुक में। क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्या होता है हमारे पास ओइडोमीटर होता है। ये हो गया मेरा क्या, डायल गेज। क्लियर हो गया। और ये क्या है, यहाँ पे कंसोलिडेटेड है, ये क्या है हमारे पास, ये सिलेंड्रिकल रिंग है जिसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, हमने सैंपल डाल दिया, ये दिख रहा है आपको सैंपल। और साइड साइड में क्या लिखा है हमने कि यहाँ पे कुछ हमने इस तरह से लगाया है ताकि इसकी जो लेटरल डिफॉर्मेशन है वो ना हो, सिर्फ वर्टिकल डिफॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और ऊपर से क्या लगेगा, इस पे लोड लगेगा। और जैसे इसकी वर्टिकल डिफॉर्मेशन को कैलकुलेट करेंगे किससे, हम डायल गेज से, ठीक है। इसी तरह से होता है। तो ये किसका टाइप है, फ्लोटिंग रिंग टाइप का है। अभी मैं बताता हूं कैसे होता है, ठीक है। ये होता है एक तरह का सिलेंड्रिकल रिंग जिसके अंदर क्या डालेंगे, हम सैंपल डालेंगे, ऊपर ये सब कुछ डाल दिया। और ये दोनों क्या होते हैं, दीज आर द पोरस मटेरियल, दीज आर द पोरस मटेरियल, ठीक है, जिससे पानी जो है वो बाहर निकलेगा। या तो आप दो लगाओ, या तो आप दो ऊपरली साइड भी और निचली साइड भी लगाओ, या फिर क्या करो आप ऊपरी साइड लगाओ, या फिर नीचे मत लगाना, ठीक है। आपकी वो इच्छा है, आप जिस तरह से भी करना चाहो आप। फिर उसका लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ वगैरह निकलेगा। सबसे पहली बात क्या बोला मैंने कि आपको सैंपल को सैचुरेट करना है, फिर इनिशियल डायल गेज रीडिंग को कर लो, और इसको मैं बताता हूं फिर। अब क्या करो, आपने सैंपल को सैचुरेट कर दिया और डायल गेज की रीडिंग ले ली, ठीक है। मान लो कि हमने क्या कर दिया, इसको सैचुरेटेड कर दिया, इस सैंपल को पूरा पानी से भर दिया, फिर ऊपर से क्या कर दिया, मैंने डायल की रीडिंग ले ली। फिर क्या करो, आप लोड बढ़ाओ। थर्ड वन क्या है हमारे पास कि हमारे को लोड अप्लाई करना है। लोड कैसे अप्लाई करना है, जैसे मान लो अपनी आपने 0.05 किया, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसके 24 घंटे बाद, या फिर जब तक इसका सारा का सारा पानी बाहर ना निकल जाए, इस लोड पे सारा का सारा पानी बाहर ना निकल जाए, या फिर हमारी जो डायल गेज की रीडिंग है ना वो बिल्कुल मतलब कांस्टेंट ना हो जाए, मतलब इसके बाद ना वो इधर जा रही है ना उधर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे सारी रीडिंग ले लेंगे। कौन से लोड पे, 0.05 पे ले ली। 24 घंटे तक हमने ऐसा किया। अदरवाइज क्या है कि जब तक हमारा पानी बाहर नहीं निकला, पूरी कंसोलिडेशन कंप्लीट नहीं होगी, फिर तब तक हम क्या करेंगे, फिर लगाएंगे हम दूसरा लोड, जैसे कि 0.1 लगा दिया, फिर मैंने 2 लगा दिया, फिर मैंने 4 लगा दिया, फिर ऐसे ही मैंने 0.8, 1.6, ऐसे ही 3.2 हमने क्या कर दिया, लोड लगा दिया, यानी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। और हर लोड के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, 24 आवर्स का वेट करना पड़ेगा, 24 आवर्स का मुझे वेट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। या फिर क्या हो, हर लोड या फिर क्या हो, जो हर एक लोड है ना, इस लोड में जितना पानी हमारा बाहर निकल जाएगा, या फिर वर्टिकल डायल में जो हमारी डायल गेज है, डायल गेज की रीडिंग जो है कांस्टेंट आ जाएगी। क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप को पता लग गया हमारे पास। फिर अब हमें क्या करना है, जो भी डिफॉर्मेशन है उसे हमें मेजर करना है। डिफॉर्मेशन हैज टू बी मेजर विद द हेल्प ऑफ अ डायल गेज, ठीक है। डिफॉर्मेशन हैज टू बी मेजर करो यूजिंग अ डायल गेज, क्लियर हो गया, ठीक है। और हर एक लोडिंग के बाद क्या होगा, जो भी हमारा सैंपल होगा ना, इस सैंपल से पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो मतलब सॉइल क्या होगी हमारी, कंप्रेस होगी, तो सॉइल क्या होगी, कंप्रेस होगी। फिर लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हमने लास्ट कर दिया ना, तो फिफ्थ में क्या करना पड़ता है, हमको अनलोडिंग करनी पड़ती है, अनलोडिंग करनी पड़ती है, यानी जो भी लोड लगाया उसको सबको हटा दो, ताकि क्या है, लोड हटाकर ना हमको रीबाउंड चेक करना पड़ता है। क्या चेक करना पड़ता है, रीबाउंड हमें चेक करना पड़ता है। अब ये जो स्टेप्स है ये सारे पता लग गए, है ना। हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगा उसमें क्या होगा कि हमने कितना लोड लगाया, कितने टाइम के लिए लगाया, ठीक है, और फिर उसकी डायल गेज की रीडिंग क्या थी, और फिर कितनी उसमें कंप्रेशन या सेटलमेंट देखने को मिली, कितनी कंप्रेशन या सेटलमेंट हमारे को देखने को मिली। तो ये बनेगा हमारे पास क्या, ऑब्जर्वेशन टेबल, लोड, टाइम,
लो टाइम, और ये क्या है यहाँ पे लो टाइम डायल गेज रीडिंग, ठीक है ना, डायल गेज रीडिंग। फिर कंप्रेशन कितना हुआ और उसमें सेटलमेंट कितनी हुई, समझ में आया। तो और इससे हमारे को ना इन सबको करने के बाद हमें मिलता है ग्राफ। क्या मिलता है हमारे को, ग्राफ मिलता है। वो सारी चीजें तो मिलती हैं, वैसे ही हमें क्या मिलता है, ग्राफ मिलता है। अब ग्राफ किसका होता है, वॉइड रेशियो वर्सेस द इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में हमें ग्राफ मिलता है, और इन्हीं से हम बहुत सारी चीजें निकालते हैं, बहुत सारे पैरामीटर निकालते हैं, जैसे कि सीसी हो गया, सीवी हो गया, एमवी हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, ये सब जो है हमको निकलता है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो ई वर्सेस जो हमारा या फिर हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस या फिर लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस हमें क्या बताएगा, सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी बताएगा। क्या बताएगा, सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी बताएगा। और क्या बताएगा, कंसोलिडेशन रेट के बारे में बताएगा, कंसोलिडेशन रेट के बारे में बताएगा। अब मैं इसको कंपाइल कर दूं सब कुछ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या बोला कि जो ओइडोमीटर टेस्ट है हम उससे फाइंड आउट क्या करेंगे, सॉइल कितना कंप्रेस हुआ, उसका बिहेवियर कैसा है। हमारे को और चीजें क्या मिलेगी, सीवी, सीसी, सीआर, एमवी, जो मैं आगे बताऊंगा। फीचर क्या है, हमारे को पर्पस क्यों है, बिकॉज हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मेजर करना है सॉइल कितना कंप्रेस हुआ जब उस पर लोड लगा, और हमें स्टिमुलेट करनी है, हमें फील्ड की कंडीशन को स्टिमुलेट करना है। इसलिए क्या करते हैं, हम वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। यानी वर्टिकल कंप्रेशन स्ट्रेन तो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन लेटरल स्ट्रेन को कैलकुलेट नहीं करेंगे। सैंपल के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है हमको, एक सिलेंड्रिकल सैंपल लेना। अच्छा, जो हम सैंपल लेते हैं ना उसकी रेंज होती है, जैसे आपने सॉइल लिया तो उस सॉइल की क्या होती है, रेंज होती है कि आप किस तरह से लो। तो जो उसकी डाया की रेंज होती है वो 65 अराउंड 110 mm की होती है, और जो उसकी थिकनेस होगी या फिर उसकी हाइट होगी ना वो अराउंड 15 से लेकर 30 mm तक रहती है। क्लियर हो गया। अब इसके बीच आप कहीं पे भी ले लो, मान लो आपने 75 का ले लिया और आपने बोला कि जो इसकी हाइट है वो 20 mm की है, तो बस ये रेंज में आ गया। आपको सॉइल सैंपल की रेंज के बारे में पता है, ठीक है, इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछता ऐसा। पर जनरली अगर किसी ने पूछ लिया, कोई खराब इंसान हुआ जिसने डाल दिया ये पेपर में, तो आप याद रखना कि जो रेंज है उसमें ही लाई करना चाहिए, 65 से लेकर 100 mm तक और 15 से लेकर 30 mm की थिकनेस तक। क्लियर हो गया। और की फीचर्स क्या है इसके, सबसे पहली बात तो ये सब कुछ है जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वो सिलेंडर लो, आप ये लब लो, स्ट्रीमलाइन लो, और फिर लोडिंग प्रोसीजर क्या, किस तरह से आपको लोड करना है, मेजरमेंट एंड डाटा किस तरह से कैलकुलेट करना है, सीआर, सीवी जो है इन सब से निकलता है। और आउटपुट में क्या मिलेगा हमारे को, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं सेटलमेंट की मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, रेट ऑफ फाउंडेशन एंड द एम्बैकमेंट, कंसोलिडेशन बात कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग द सॉइल प्री कंसोलिडेशन प्रेशर यानी मैक्सिमम पास्ट इफेक्टिव स्ट्रेस कितना रहा है, और इवैल्यूएटिंग द सॉइल बिहेवियर फॉर द डिजाइन एंड द ग्राउंड इंप्रूवमेंट। क्लियर हो गया। इसके ना दो टाइप होते हैं, एक तो फ्लोटिंग रिंग टेस्ट होता है, एक तो होता है फिक्स्ड रिंग टेस्ट। ठीक है, जो फ्लोटिंग रिंग टेस्ट होता है ना हमारा, उसमें क्या होता है कि रिंग देयर इज अ फ्री टू मूव वर्टिकली, द सॉइल सैंपल इज प्लेस्ड इन अ रिंग, यानी उसमें डाला जाता है ताकि फ्री टू मूव वर्टिकली एंड फ्लोट्स ड्यूरिंग द टेस्ट। द सैंपल रिंग इज सपोर्टेड ओनली बाय द फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल सैंपल एंड इट इज नॉट फिक्स्ड रिजिडली टू द बेस। मींस टू से, इसने बोला कि दो रिंग है, ठीक है, ऊपर से क्या होगा, जो हमारा फ्लोटिंग रिंग टेस्ट है ना, फ्लोटिंग रिंग टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास दो रिंग्स होती है, ठीक है। अब जब आप वर्टिकल लोड लगाओगे तो ये दोनों रिंग्स क्या करती है, मूव करती है। ये क्या आती है, क्लोज आती है। मतलब सो आई वाज टेलिंग कि जो हमारा फ्लोटिंग रिंग टेस्ट होता है ना, उसमें दोनों टॉप और बॉटम की प्लेट से दोनों मूव करते हैं। लेकिन फिक्स रिंग टेस्ट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉटम की क्या रहती है, हमारी फिक्स रहती है, और जो हमारी टॉप प्लेट है वही क्या करती है, सिर्फ मूव करती है। और इसको ड्रेनेज जो है वो भी हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूं सब कुछ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओइडोमीटर टेस्ट किस तरह से करना है, उसके लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। क्या रहता है, सैंपल लो, सैंपल में पानी डालो, जो भी इनिशियल डाई गेज की रीडिंग होगी उसको कैलकुलेट करो, लोड लगाते हैं, एट अ डिफरेंट लोड 24 आवर्स का वेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद मुझे डिफॉर्मेशन क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हर एक लोड के बाद डिफॉर्मेशन मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कौन सा कर रहे हैं हम, 1D कर रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं 1D, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डिफॉर्मेशन को कैलकुलेट करें। किससे करते हैं, डायल गेज से करते हैं। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। वैसे ही यहां पे बोला कि जो ओइडोमीटर है उसमें सैंपल है, सैंपल में लेटरल डिफॉर्मेशन हम नहीं देखते हैं, सिर्फ वर्टिकल देखते हैं। दो पोरस मटेरियल्स होते हैं, ये हमारा सिलेंड्रिकल रिंग है, इसमें क्या डालेंगे, हम सॉइल का सैंपल डालेंगे। सॉइल का सैंपल जो हम डालेंगे उसकी क्या रेंज रहेगी वो मैंने यहां पे बता दिया आपको, ठीक है। 65 से लेकर 110 mm की हम क्या लेते हैं, डाया की क्या लेते हैं, हम सैंपल लेते हैं, और उसकी थिकनेस यानी जो उसकी हाइट है वो कितनी रहेंगे, 15 से लेकर 30 mm तक लेंगे। क्लियर हो गया, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ओइडोमीटर में और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और इंपॉर्टेंट है क्या, जो एक हाइड्रोलिक लैग होता है ना उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। मतलब मैं यहां पे इसको सारा साफ करके यहां पे बताता हूं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ओइडोमीटर होगा। सॉइल का सैंपल लो, सॉइल का सैंपल को फुली सैचुरेट करो, इसके अंदर डाल दो। क्लियर हो गया। ऊपर से नीचे से लोड लगाओ, लोड लगाने के बाद क्या करना है आपको, हर एक लोड के बाद आपको वर्टिकल गेज जो डायल गेज है उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसका जो वर्टिकल डिफॉर्मेशन है उसको कैलकुलेट करना है। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग नोन एज अ 1D कंसोलिडेशन। कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। पहला कौन सा हो गया हमारा, या तो वो होगा क्या, फिक्स्ड रिंग सेल हो गया, जिसमें क्या है हमारी, जो हमारी टॉप है, हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारी ओनली टॉप प्लेट विल मूव, ओनली टॉप प्लेट विल मूव एंड बॉटम प्लेट विल बी फिक्स्ड। ठीक है ना, बॉटम प्लेट विल बी फिक्स्ड। ठीक है, कोई आपसे पूछे ना कि जो हमारा ओइडोमीटर है, क्या ओइडोमीटर में पार्टिकल रीअरेंजमेंट को भी हम नोट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि क्या हम पार्टिकल रीअरेंजमेंट को
कैलकुलेट करते हैं पार्टिकल रीअरेंजमेंट, डबल आर रीअरेंजमेंट को, ठीक है ना, पार्टिकल रीअरेंजमेंट को हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हम हाइड्रोलिक लैग को भी कैलकुलेट करते हैं कि नहीं, हाइड्रोलिक लैग को भी कैलकुलेट करते हैं कि नहीं। ये दो क्वेश्चन अगर जो आपसे पूछे ना, तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि हाइड्रोलिक लैग क्या होता है। जब हम हाइड्रोलिक लैग की बात करते हैं ना, तो हाइड्रोलिक लैग का मतलब क्या है, ये एक तरह का हाइड्रोलिक लैग जो है ना, वो एक तरह का क्या है, फिजिकल भी है, साथ में ये मेजरेबल भी है। क्या है, इट इज फिजिकल ऑल्सो एंड मेजरेबल। जब भी लोड लगता है ना, तो वाटर को बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। जैसे हमने क्या किया, ऊपर से लोड लगाया ना, तो वाटर को बाहर निकलने के लिए उसे रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनिशियली जो है आपको रियल टाइम में थोड़ा सा टाइम लगता है पानी को बाहर निकलने में, मतलब कंसोलिडेशन में थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि एक रेजिस्टेंस को उसे फेस करना पड़ेगा। और ये दोनों रिंग्स क्या है, ऊपर से परफोलेटेड है, ठीक है, ऊपर से भी नीचे से भी। अगर नहीं करना हो तो आप नीचे से परफोलेटेड करो, और यहां से जितना भी पानी हमारा ड्रेन ऑफ होगा ना, उसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्ले के लिए क्या परमेबिलिटी रहेगी। तो इसका एक और फायदा है कि ओइडोमीटर से की हेल्प से हम परमेबिलिटी को भी क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो हमको ये चीज पता लगी कि हाइड्रोलिक लैग क्या है। बेसिकली हाइड्रोलिक लैग वो लैग है कि जब हमारा लोड लग रहा है, उस लोड की वजह से कंसोलिडेशन होगी, कंसोलिडेशन प्रोसेस में पानी बाहर निकलेगा, लेकिन एट द इनिशियल फेज नॉर्मली उसे फेस करना पड़ता है रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। उस लैग को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक लैग बोलते हैं, यानी पानी को बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यस, इट इज पॉसिबल कि हम इसको नोट डाउन भी करेंगे ओइडोमीटर में और इसे कैलकुलेट भी करेंगे, लेकिन पार्टिकल रीअरेंजमेंट हम इसमें नहीं करेंगे। तो यहां पे आंसर आ जाएगा नो, हम पार्टिकल रीअरेंजमेंट को ओइडोमीटर में कैलकुलेट या मेजरेबल नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ चेंज होता है, वो डिफरेंट सॉइल्स के लिए वेरी करता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हमको पता है कि देखो जो हमारा क्ले मिनरल्स होगा, क्ले मिनरल्स पे डिपेंड करता है। पार्टिकल्स रीअरेंजमेंट किस पे, जो पार्टिकल्स का रीअरेंजमेंट है ना, उसके मिनरल्स पे डिपेंड करता है। वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उस पे डिपेंड करता है। सॉइल की कैसी हिस्ट्री रही होगी उस पे डिपेंड करता है। वो सॉइल की हिस्ट्री जो भी रही होगी उस पे डिपेंड करता है, और जो भी उसका माइक्रो स्ट्रक्चर है उस पे भी डिपेंड करता है, माइक्रो स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। और ये सब चीजें जो है ये हाईली वेरिएबल है और कॉम्प्लेक्स भी है। दीज आर हाईली वेरिएबल एज वेल एज दीज आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिनको हम क्या नहीं कर सकते, एक मैथमेटिकल मॉडल में डालना जो है, इनको थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। दैट इज वाई जो हम प्लास्टिक लैग है उसको हम क्या करते हैं, देखो प्लास्टिक लैग जो है हम उसको नहीं कैलकुलेट करते, ना ही उसको हम मेजर करते हैं, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि ये क्या है, हम जो मॉडलिंग करते हैं, इस मॉडलिंग में इसको हम ले नहीं सकते। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोलिक लैग है, इन दोनों को मैं यहां पे लिख दूं, ठीक है, हाइड्रोलिक लैग, ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड करो और बाद में भी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। जब हम हाइड्रोलिक लैग की बात करते हैं, या फिर प्लास्टिक रीअरेंजमेंट या फिर पार्टिकल रीअरेंजमेंट, इन दोनों का नेचर क्या है, हाइड्रोलिक लैग वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा टाइम डिपेंडेंट है, टाइम लगता है उसको। तो यस, हम इसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। यस, इट इज कंसीडर्ड ओवर हियर। लेकिन जो हमारा पार्टिकल रीअरेंजमेंट है, या फिर आप क्या बोलो इसको, प्लास्टिक रीअरेंजमेंट बोलो, तो दैट इज द इंस्टेंट होता है पहली बात तो। दूसरा, वो बहुत ज्यादा रैंडम होता है। क्लियर हो गया, और इसको हम कंसीडर नहीं करते। नो, क्यों नहीं करते, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू मॉडल, और ये क्या है, हमारे लिए लेस सिग्निफिकेंट है, और ये क्या है, नॉट अ टाइम बेस्ड पे नहीं मैटर करता ये। क्लियर हो गया, दैट इज वाई हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल रीअरेंजमेंट। अच्छा, और क्या मैं बता रहा था कि फ्लोटिंग रिंग का क्या हो गया हमारे पास, फिक्स्ड रिंग का क्या हो गया कि ऊपर की प्लेट जो है वो मूव करेगी और बॉटम की प्लेट फिक्स रहेगी। अगर जो मैं बोलूं किसकी, फ्लोटिंग रिंग की बात करूं, तो दोनों रिंग क्या करती है, मूव करती है। मूव करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी कैन डिटरमिन द के फ्रॉम द ओइडोमीटर टेस्ट, क्योंकि यहां से जो भी पानी निकलेगा उसको हम कलेक्ट कर देंगे, हमको पता लग जाएगा कितनी उसकी परमेबिलिटी रहेगी। क्लियर हो गया। और क्या है, हम लेटरल चेंज को नहीं देखते हैं, तो यहाँ पे लेटरल चेंज इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हॉच पॉच हो रहा है, लेकिन आप अच्छे से समझ सकते हो कि सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है आपको, वही सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए। इसी तरह से ओइडोमीटर क्या देता है, हमको बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स देता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमको क्या देता है, वो हमको देता है द ग्राफ बिटवीन द हमारा वॉइड रेशियो के बीच में, ठीक है, या फिर हम कोई ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं वॉइड रेशियो वर्सेस द इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में, ठीक है। ये तो हमको ये चीज मिलती है। सेकंड ऑफ ऑल, इसी ग्राफ से हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स मिलते हैं। कौन कौन से, पहले तो हमारा हो गया कंप्रेशन इंडेक्स। कौन सा हो गया, कंप्रेशन इंडेक्स। मैं उसको शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, उसको कंप्रेशन इंडेक्स को सीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या मिलता है हमको, इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज अ कंप्रेशन इंडेक्स मिलता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता रखी है कि कंप्रेशन इंडेक्स मिलता है। थर्ड ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्या है कि सीसी मिलता है, सीआर मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीआर या फिर सीएस से भी रिप्रेजेंट करते हैं कई बार। इसको बोलते हैं हम, दैट इज नोन एज द रिकंप्रेशन इंडेक्स। क्या होते हैं मैं अभी बता दूंगा, जैसे हम ग्राफ में आगे बढ़ते रहेंगे ना, फिर मैं आपको सारी चीजें वहां पे क्लियर करता रहूंगा। तो सीआर, सीएस मिलता है,
आपको फोर्थ वन क्या मिलता है, दैट इज द एमवी, जिसको हम बोलते हैं क्या, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। फिफ्थ वन क्या मिलता है हमारे को, दैट इज द प्री कंसोलिडेशन प्रेशर भी मिलता है हमें। सिक्स्थ वन क्या होता है, इसको प्री कंसोलिडेशन प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर बोलते हैं। सिक्स्थ वन क्या मिलता है हमारे जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, यानी अगर मैं उसको सीवी से रिप्रेजेंट करूं तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी मिलता है। और क्या मिलता है हमारे और भी मिलता है, मतलब सेकेंडरी एक्सपेंशन इंडेक्स भी मिलता है, बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन से, कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है, रिकंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है, हमारे पास जो वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी हो गया या फिर प्री कंसोलिडेशन प्रेशर हो गया, और हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन हो गया, ये सब जो है हमको किससे मिलता है, ओडोमीटर टेस्ट से मिलता है, ठीक है। तो हम ऐसे ही क्या कर सकते हैं, अगर हमें इसे ड्रॉ करना है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक टेस्ट करते हैं, ठीक है, एक टेस्ट करते हैं। उसमें क्या किया हमने एक क्ले का सैंपल लिया, मान लो हमने जो रेंज थी उसी रेंज में लिया, तो उसकी हाइट कितनी ले ली, 20 mm ले ली, एंड 60 mm मैंने क्या ले लिया, डाई ले लिया, क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, उस पर लोड लगाएंगे। मान लो कि सबसे छोटा लोड जो है, अभी मैंने 25 किलो पास्कल का उसमें लोड लगाया है, और सर्टेनली मैं क्या कर रहा हूं, हर एक पॉइंट के बाद मैं उसे इंक्रीमेंट कर रहा हूं, लोड में भी इंक्रीमेंट कर रहा हूं, ठीक है। 50, 100, 200, 400 और 800 क्या है हमारा लास्ट है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लोड लिख दिए। अब जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाया ना, फॉर एग्जांपल मैंने लोड 25 किया तो सबसे कम था, उस टाइम पे जो सैंपल की हाइट थी वो कितनी थी, 20 mm थी, जो थी ओरिजिनल वही थी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वॉइड रेशियो की वैल्यू थी वो कितनी थी, 1.10 थी। अब जैसे जैसे आप क्या करते जाओगे, सॉइल में लोड को इंक्रीज करते जाओगे, फॉर एग्जांपल आपने पहले 25 का लगाया, फिर आपने मान लो कि 50 का लगाया, ठीक है, फिर आपने क्या कर दिया, 50 का लगा दिया, तो आपको थोड़ा सा हाइट में डिफरेंस तो देखने को मिलेगा ना, बिकॉज ऑफ द लोड। अब लोड की वजह से वो हाइट के डिफरेंस मान लो कि वो कुछ नहीं है, वो 19.80 आ गया, ठीक है ना, जो इसकी हाइट है, हाइट ऑफ द सॉइल सैंपल, अब इसकी 19.80 आ गई। अब धीरे धीरे जैसे लोड बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, पानी बाहर निकलता जाएगा और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, उसकी वजह से क्या है, जो उसका हाइट है वो क्या होता जाएगा, कम 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 होता जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम 25 से लेकर 800 किलो पास्कल तक आपने क्या किया, लोड इंक्रीज किया, आपने देखा कि हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो आपको पता है कि सेम हाइट क्या होगी, वही क्या होगी, डिक्रीज होती रहेगी, तो 20 से नीचे ही होती रहेगी, क्लियर हो गया। वॉइड रेशियो क्या होता है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। मैंने आपको असम्पशन में क्या बोला था कि जो वॉल्यूम जो हमारा सॉलिड्स है, दीज आर इनकंप्रेसिबल, क्या है वो, इनकंप्रेसिबल है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये वीएस तो नहीं चेंज हो रहा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी वॉइड रेशियो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, मैंने आपको बताया। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वॉइड रेशियो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट इज व्हाई यहां पे कभी 1.10 था तो अगले ही पॉइंट में वो 1.05 हो जाएगा, और अगले ही पॉइंट में वो 0.98 हो जाएगा, और ऐसे ऐसे करते करते वो 800 किलो पास्कल पे सबसे मिनिमम वॉइड रेशियो पे पहुंच जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा मिनिमम नहीं, मतलब इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, मिनिमम बोल सकते हैं। अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन द वॉइड रेशियो एंड द इफेक्टिव स्ट्रेस, जिसको मैं किससे बोल रहा हूं, इससे रिप्रेजेंट करूं, इफेक्टिव स्ट्रेस या फिर पी से उसे रिप्रेजेंट करूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 25 पे, ध्यान से देखना यहां पे है ना, कि 25 पे हम क्या बोल सकते हैं कि 25 किलो पास्कल पे जो हमारी वॉइड रेशियो था वो कितना था, 1.10 था। तो आई कैन राइट कि यहां से यहां तक था, तो यहां पे मैं इसको डैश लगा देता हूं, क्लियर हो गया। 50 पे कितना था, 1.05 था, तो 50 पे 1.05 था, तो मैंने यहां पे लगा दिया। सेकंड ऑफ ऑल, जब मैं देख रहा हूं 100 पे, तो 100 पे 0.98 था, और ऐसे ऐसे कितना हो जाएगा, वो कम होता जाएगा, और आपको एक तरह का क्या देखने को मिलेगा, यहां पे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब ठीक है, अब आपने ये सब प्लॉट कर दिया, अब ऐसा करो इसको ज्वाइन कर दो, अब इसको ज्वाइन करेंगे, फिर देखते हैं क्या मिलेगा हमारे को। तो यहां पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि यहां पे कोई भी प्री लोड नहीं किया हुआ है, पहले जो हमारे पास सैंपल था ना वो पहले से लोडेड नहीं है, वो नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल का या फिर क्ले बोल दो, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले का हमारे पास क्या है, ये एग्जाम्पल है। तो इसको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि देयर इज नो एनी प्री कंसोलिडेशन प्रेशर दैट हैज बीन सैंपल में अभी तक नहीं लगा है, लेकिन अभी आप क्या बोल सकते हो कि अभी तक ना ये जो हमारा सॉइल है, इस सॉइल पे अभी तक कोई भी पहले वाला प्रेशर जो है नहीं लगा है, क्लियर हो गया। तो यहां पे बोल सकते हैं कि इट इज नोट पॉइंट में कि देयर इज नो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर ओवर हियर, यानी द सॉइल सैंपल इज नॉट प्री लोडेड, ठीक है, द सैंपल इज नॉट प्री लोडेड, और जो प्रेजेंट है वो क्या है, ज्यादा है देन द पास्ट, क्लियर हो गया। तो ये कौन सा केस हो जाएगा हमारे पास, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले का केस हो जाएगा। अब मान लेते हैं इसी एग्जांपल में मैंने बोला कि अभी आपने ये लोड किया है, मान लेते हैं कि अभी जो लोड किया है उससे पहले भी कोई लोड हुआ होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 200 किलो पास्कल से वो पहले से ही क्या था, लोडेड था, 200 किलो पास्कल से वो पहले से ही क्या था, लोडेड था। तो अब क्या होगा, जब मैं ओवरली कंसोलिडेटेड क्ले की बात करूंगा तो सेम, अगर जब मैं डायग्राम बनाऊं तो सेम डायग्राम में आपको क्या दिखेगा, मान लेते कि चलो दूसरा देख लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं नीचे, या यहीं पे देखते हैं, है ना। 200 किलो पास्कल का है, तो ये 200 किलो पास्कल से होगा क्या, 200 किलो पास्कल से होगा क्या, तो इससे पता क्या होगा कि ये जो है ये पास्ट है, और पास्ट जो है वो ज्यादा है देन द प्रेजेंट। जब तक पास्ट जो है ज्यादा है प्रेजेंट से, तब तक आपको पता है कि वहां पे जो सेटलमेंट है या फिर जो कंसोलिडेशन है वो बहुत ही स्लो होगी, यानी बहुत ही लो होगी। आपको ये चीज पता है, उसका जो वॉल्यूम रिडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, लेस होगा, ये चीज भी आपको पता है। तो 25 पे, 50 पे
और 100 पे, और जब तक वो 200 तक नहीं हो जाता तो आपको देखने को मिलेगा वहां पे सबसे कम क्या देखने को मिलेगा, वॉल्यूम का रिडक्शन, यानी जो उसका हाइट है यानी उसकी जो वॉइड रेशियो है वो सबसे कम देखने को वहां पे मिलेगी। तो जब हम इस केस को देखते हैं ना, प्री कंसोलिडेशन के केस को देखते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब वो 200 किलो पास्कल से पहले से ही उसका वॉइड रेशियो मान लो कि यही है, ठीक है, तो स्टार्टिंग की फेज में क्या होता है कि हमारे पास ना 25 से लेकर 50 से लेकर 100 तक ये जो है ना हमारा कर्व जो है बिल्कुल मतलब फ्लैटर रहता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से क्या है वो ना थोड़ा सा टिल्ट भी होता है। ऐसा नहीं कि वॉइड रेशियो चेंज नहीं होगा, वॉइड रेशियो चेंज होता है बट बहुत कम होता है। तो हम बोलते हैं कि 50 फिर 100 यहां तक क्या है सेम रहेगा, 200 तक इतना रहेगा। लेकिन उसके बाद जो है ना, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, एक लीनियर, आपको एक लीनियर नहीं, अभी लॉग वाला नहीं देख रहे हैं ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम अर्थमेटिक स्केल में बनाते हैं, तो क्या होगा कि हमको 200 किलो पास्कल तक तो बहुत ही थोड़ा सा वॉइड रेशियो चेंज करने को देगा। फॉर एग्जांपल ये है तो हम बोलेंगे कि जो वॉइड रेशियो हमारा चेंज हो रहा है 1.09 तक हो रहा है ना, फिर दूसरा बोलेंगे तो 1.089 तक हो रहा है, मतलब बहुत ही कम हमारा वॉइड रेशियो जो है डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। दैट इज वाई यहां पे भी क्या आएगा, आपको बहुत ही फ्लैटर सी स्लोप देखने को मिलेगी। पर एट अ सर्टेन पॉइंट जहां तक 200 किलो पास्कल वो पास कर चुका है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास 200 किलो पास्कल, जब उसको पास कर जाएगा अब उसके लिए जो है नया लोड है। अब ये जो नया लोड होगा यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे आपको स्टीपर स्लोप देखने को मिलेगी, मतलब वॉइड रेशियो भी सेम डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे ना तो वॉइड रेशियो भी अच्छे से डिक्रीज होगा, और हमारा जो 400 है वो तो यहां पे है ना, वॉइड रेशियो जो है वो हमारा अच्छे से डिक्रीज होगा, तो मान लेते हैं यहां पे होगा। पर आपको इनिशियल फेज में क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारा इनिशियल फेज है ना उसमें क्या देखने को मिल रहा है, इस तरह से फ्लैटर स्लोप दिख रही है। फिर उसके बाद आपको ग्रेजुअली क्या देखने को मिल रहा है, डिक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। इसको मैं अच्छे से बनाता हूं। तो इसी तरह से क्या देखने को मिलेगा आपको, ओवरली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए, ओवरली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए प्लॉट मिल जाएगा किसके बीच में, वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में। दोनों समझ में आए कि एनसी का कौन सा वाला है हमारा, ये नीचे वाला है, ओसी के लिए हमारे पास कैसा है, ये वाला है। पर आपको ये भी चीज पता लगे कि इनिशियली जो है वो थोड़ा सा फ्लैटर रहता है, फिर उसके बाद जो है एक पॉइंट के बाद क्या है वो थोड़ा सा डिक्रीज करने लग जाता है। जब उसे लगता है कि 200 से ज्यादा, यानी ये वाला पॉइंट जब 200 से ज्यादा वाला उसको प्रेशर लगेगा तब वो उसके लिए क्या हो जाएगा, तब उसके बाद जो है वो किस में, कौन सी स्टेट में चल जाएगा, एनसी स्टेट में चल जाएगा। मतलब क्या है कि अब उसके लिए जो हमारे पास प्रेशर है वो ज्यादा है, तो पास्ट उस टाइम पे क्या होगा, लेस होगा देन द प्रेजेंट। समझ में आया। तो दो फेज आपको देखने को मिलेंगे ओसी क्ले में, कि एक तो पहले जो नॉर्मल था 200 तक तो ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नया आपको कर्व। तो ये दोनों मैंने पॉइंट आपको बता दिए कि किस तरह से ओडोमीटर से आप दोनों का क्या बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। अब इन्हीं से हम क्या बनाते हैं, इन्हीं से हम बहुत सारी चीजें निकालते हैं। जितने भी मैंने कोएफिशिएंट ऑफ पैरामीटर्स बोले थे ना, वो सारे जो है हम इन्हीं से निकालते हैं। तो बाकी जो है हम यहां से निकालते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम ना कई बार क्या करते हैं, जब हम आपको यहां पे बात करनी पड़ती है ना पैरामीटर्स की, तो हम जब ग्राफ बनाते हैं किसके बीच में, वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में, तो हम ना एक सेमी लॉग ग्राफ भी बनाते हैं। सेमी लॉग ग्राफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि वॉइड रेशियो तो सेम अर्थमेटिक स्केल पे रहता है, लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस को हम किस में बदल जाते हैं, लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस में बदल जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये चीज क्यों करते हैं, इसके ना 4 रीजन है। सबसे पहला ये चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दी ना कि क्या क्या, अच्छा यहीं बता देता हूं कि हम सेमी लॉग में क्यों लेते हैं, हम सेमी लॉग में क्यों लेते हैं इसे, बिकॉज सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास कि हम सेमी लॉग में क्यों ले रहे हैं इसको। सबसे पहले कि जो हमारे पास लार्ज स्ट्रेसेस है ना, जो हमारे पास लार्ज स्ट्रेसेस की जो रेंज है वो हम इजीली क्या कर सके, उसको इजीली प्लॉट कर सके, पहला। दूसरा क्या है हमारे लिए, जो हमारे पास सीसी है और जो सीआर है उनको हम इजीली निकाल सके, इजीली, ठीक है, इजी निकाल सके। यहाँ पे इजीली, इजी होता है, इजी होता है ऐसे समझ लो। ठीक है, थर्ड ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, जो हमारी पास्ट लोडिंग है ना, पास्ट लोडिंग हिस्ट्री है, पास्ट लोडिंग जो हमारी हिस्ट्री है हमारी नहीं सॉइल की, क्ले की हिस्ट्री जो है उसको डिटेक्ट करना ना इजी हो जाता है, उसको डिटेक्ट करना हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, करना इजी हो जाता है। क्लियर हो गया। और लास्ट वन क्या है हमारे पास, यही है, ठीक है, 1 2 3 4, 3 ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या कि वाई ऑन सेमी लॉग। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब इनको मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला क्या है हमारे पास कि जो हमारी लार्ज स्ट्रेसेस है ना, जैसे आप स्ट्रेसेस को देखते हो, जैसे कि हमने अभी बोला कि 0.05 ली है हमने, तो ये जो स्ट्रेसेस की रेंज है ना, ये कई बार क्या हो जाती है 0.05 से लेकर, कई बार मतलब ऐसे बढ़ जाती है 0.05 किलो पास्कल से लेकर 1600 किलो पास्कल तक वो चल जाती है। तो उसको एक अर्थमेटिक स्केल में प्लॉट करना ना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सारी जो हमारी सॉइल, सारी जो हमारी लोड की प्रॉपर्टीज है ना, वो क्या हो जाती है एक साइड में, एक सारे कोने में आ जाती है। सो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो लॉग में, सेमी लॉग में, यानी लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस को अगर मैं लॉग में ले लूं, बिकॉज लोड ही तो है हमारा सबसे ज्यादा, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे क्या है ये सारे इकट्ठे आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है कि मैं इसको प्लॉट कर सकूं। क्लियर हो गया पहली बात। तो दूसरा, जो हमारा सीसी और सीआर होता है ना, वो स्लोप होता है सेमी लॉग का। कैसे, वॉइड रेशियो और जो लॉग
टेन इफेक्टिव स्ट्रेस है ना, उन दोनों के जो स्लोप होता है ना, जो एनसी का स्लोप होता है वो सीसी होता है और जो ओसी का स्लोप होता है वो सीआर होता है, वो तभी मिलते हैं हमारे को जब हम लॉग में लेते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि आपको अगर जो प्री कंसोलिडेशन जो प्रेशर है यानी सिग्मा पी है ना, सिग्मा पी को इजीली डिटेक्ट करना ना हमारे उसको डिटेक्ट करना ना ईजी हो जाता है, क्योंकि हमारे को ना ये सारे पॉइंट्स पास पास में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो जंक्शन है ना वो पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया कि यहां से लेकर यहां तक जो है इसका प्री कंसोलिडेशन प्रेशर है, तो इस जंक्शन को इजीली अगर जो मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे लॉग में लेना ही पड़ता है, तो इजी कैलकुलेशन के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। तो 3-4 इंपॉर्टेंट चीज है कि सीआर और सीसी को फाइंड आउट करने के लिए मैं सेमी लॉग में लेता हूं। सेकंड ऑफ ऑल, जो लोड की हमारी जो रेंज होती है वो बहुत ज्यादा है, तो हम नहीं चाहते कि वो सारे लोड जो है एक ही साइड में वो अकोमोलेट हो जाए, तो हम चाहते हैं कि वो सारे इकट्ठे इकट्ठे ना रहे, वो क्या हो जाए, मतलब एक लॉन्ग रेंज के लोड को भी मैं इजीली उसे ग्राफ में प्लॉट कर सकूं। क्लियर हो गया? अदरवाइज तो आप बहुत बड़ा ग्राफ लेना पड़ेगा इसको ड्रॉ करने के लिए। तो यही 3-4 रीजन होते हैं जिसकी वजह से मैं सेमी लॉग में लेता हूं। अब कोई नहीं पूछेगा कि सेमी लॉग में क्यों लेते हैं, तो मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। यहीं पे लिख देता हूं कि ऐसा क्यों होता है, ताकि हमारे को y इन सेमी लॉग, ठीक है, y इन सेमी लॉग क्यों लिया जाता है, जो हमारी सबसे पहले क्या है, डाटा जो है हमें इजीली, डाटा जो है उसको फाइंड करना इजी हो जाता है। दूसरा क्या है, हमारे को क्लियर मिलता है, ठीक है ना, क्लियर मिलता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हम सेमी लॉग में लेते हैं। समझ में आए सारे पॉइंट्स जो भी मैंने बताए? तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, ग्राफ होते हैं, वो सारे ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूं कि एनसी के लिए कैसा होता है, ओसी के लिए कैसा होता है, ठीक है। तो ये सारे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। जैसे कि एनसी के लिए कौन सा है हमारे पास, सबसे पहला है, हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, द फर्स्ट वन इज द नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए जब मैं बात करूंगा तो मुझे इस तरह से मिलता है, ठीक है। ऑन अर्थमेटिक स्केल के लिए मुझे कैसे मिलेगा, मैंने अभी बताया था बना के, है ना, ऑन ARITHMETIC, ठीक है ना, अर्थमेटिक स्केल के लिए हमारे को इस तरह से मिलता है, मैंने बताया किस तरह से मिलता है। और जब हम लॉग में बात करते हैं ना तो हमारे को एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, किसके लिए, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए। और ये क्या है, ऑन सेमी लॉग पे जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, सेमी लॉग स्केल पे जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। समझ में आया आपको? ठीक है। इसी तरह से ओवरली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए भी यहीं पे मिलता है। तो सेकंड ऑफ ऑल किसके लिए है, ओवरली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए, ठीक है। आप पूरा पूरा लिखना, आप, मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ ना, मुझे लिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ओवर कंसोलिडेटेड, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे कंसोलिडेटेड क्ले, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, फर्स्ट वन ये हो गया हमारे पास अर्थमेटिक स्केल के लिए, और ये वाला कौन सा हो गया हमारे पास, सेमी लॉग स्केल के लिए, सेमी लॉग स्केल के लिए, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाया मैंने, किस तरह से, और लॉग स्केल में क्या हो जाता है, ये इस तरह से दिखता है, थोड़ा सा मतलब ज्यादा स्टीपर, ज्यादा फ्लैटर हो जाता है, यहाँ पे ज्यादा थोड़ा सा स्टीपर है, ठीक है। सेकंड, लास्ट वन क्या है हमारे पास, जब हम बात करते हैं लास्ट वन नहीं, थर्ड वन क्या है हमारे पास, ये है बनाया हुआ किसके लिए, इनिशियली जो है हमारे पास ओवर कंसोलिडेटेड होगा, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले होगा, कंसोलिडेटेड क्ले होगा, और वो ओवर कंसोलिडेटेड जब बन जाएगा क्या, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले की तरफ, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले की तरफ। तो आपको पता है कि ओवरली कंसोलिडेटेड क्ले में आपको इस तरह से देखने को मिलता है। फिर एक सर्टेन पॉइंट आता है जहां पे जो वॉइड रेशियो है वो बिल्कुल स्ट्रेस के साथ क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट तक, तो इस वाले पॉइंट से जो पीछे का पार्ट है वो कौन सा है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले का है, कौन, सॉरी, ओवरली कंसोलिडेटेड क्ले का है, ओवरली कंसोलिडेटेड क्ले का है। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपको क्या दिख रहा है कि एनसीसी की तरह, यानी एनसीसी क्या हो गया, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले की तरह, ये बिल्कुल वॉइड रेशियो जो है रैपिडली डिक्रीज कर रहा है जैसे ही हमारा स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी भी कोई भी हमारे पास वॉइड रेशियो उसमें डिक्रीमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो एकदम से डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये किसके लिए, फॉर द अर्थमेटिक स्केल के लिए। और जब आप लॉग स्केल के लिए बनाओगे तो कैसा होगा, लॉग स्केल के लिए आपको ओसीसी किसका लेना पड़ेगा, लॉग स्केल का लेना पड़ेगा। और जब हम एक जंक्शन पॉइंट की बात देखेंगे तो एनसीसी क्या आता है, स्ट्रेट आता है फॉर द सेमी लॉग स्केल के लिए, सेमी लॉग स्केल के लिए, ठीक है। यहां पे देखो ना, अगर नहीं लग रहा आपको पता कि सेमी लॉग स्केल के लिए, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए, सेमी लॉग स्केल पे हमारे को इन दोनों के बीच में क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। समझ में आया? वैसे ही मैंने यहां पे बनाया कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन उससे पहले मुझे क्या मिलेगी, जो सेमी लॉग में मुझे ओसीसी के लिए एक फ्लैटर शेप जो है देखने को मिली थी। समझ में आया आपको? ठीक है। अब है इंपॉर्टेंट हमारा फोर्थ वन क्या है, जब हमारी क्ले, व्हेन क्ले अंडरगोज recompression and compression। इससे पहले ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कि मान लो कि मैंने बोला कि किसी भी क्ले पे, अभी मैंने बात की ना क्ले पे, मान लो इस क्ले पे पहले से ही 200 किलो न्यूटन यानी 200 किलो पास्कल का क्या है, लोड लगा हुआ था, ठीक है। आपने बोला सर मैं ना 50 किलो का लगाता हूं इस पे, मैंने बोला ठीक है लगा दो, 50 किलो का लगा दो, 100 किलो का लगा दो, 150 किलो का लगा दो। अब 50, 100, 150 में ऐसा नहीं है कि सेटलमेंट नहीं होगा, यहां पे भी सेटलमेंट होगा, लेकिन रिलेटिवली वो बहुत ज्यादा क्या होगा, कम होगा। इतनी चीज तो क्लियर आ गई।
अगर मैं इन दोनों के बीच में एक ग्राफ को प्लॉट करूं तो मुझे बताओ जो इसकी स्लोप होगी वो फ्लैटर साइड में होगी या फिर वो स्लोप जो है वो ज्यादा स्टीप होगी, बताओ, या फिर माइल्ड स्टीप होगी, माइल्ड स्टीप होगी। इसके लिए आपको एक चीज जानना जरूरी है कि जब हमारा प्री कंसोलिडेशन प्रेशर यानी उस पर जो पहले लगने वाला प्रेशर था वो ज्यादा है और अभी के प्रेजेंट कंडीशन से, तो वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेटलमेंट होगी वो क्या होगी, हाई होगी या फिर लो होगी, बताओ। डेफिनेटली वहां पे सेटलमेंट लो होगी, मतलब सेटलमेंट क्या, बैठ जाना, वॉल्यूम का रिडक्शन हो जाना, सेटलमेंट वहां पे लो होगी। सेकंड ऑफ ऑल, क्या उसका वॉल्यूम का रिडक्शन जो है वो हाई होगा या फिर लो होगा, डेफिनेटली लो होगा। तो ऐसे केस में जहां पे पास्ट जो है वो प्रेजेंट से ज्यादा है तो उस केस में हमारे पास जो स्लोप आती है वो क्या आती है, फ्लैटर आती है। क्लियर हो गया। तो ये क्या होता है, हमारे पास रिकम्प्रेशन जोन होता है। रिकम्प्रेशन जोन वो जोन हो गया जहां पे हमारा जो अभी का इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या है, वो अभी का इफेक्टिव स्ट्रेस कम है देन द जो उसका प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, यानी जैसे 200 किलो पास्कल और 50 किलो पास्कल, यानी जो आपने अभी प्रेशर लगाया है वो कम है, आपने पास्ट में जो प्रेशर लगाया था, पास्ट में जो प्रेशर था उसमें वो क्या था, ज्यादा था। समझ में आया ये चीज। तो ये चीज होगी पहली क्या, रिकम्प्रेशन। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, रिकम्प्रेशन क्या हो गया, सेटलमेंट होती है कब, इन दोनों, जब हमारा क्या हो, सिचुएशन क्या हो, जब ये वाली सिचुएशन हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बीच में जब भी हमारी सेटलमेंट को देखूंगा ना, वही क्या होगी हमारी, उसी सेटलमेंट को क्या बोलता हूं मैं, रिकम्प्रेशन बोलता हूं। अब इसी का ही आता है रिकम्प्रेशन जोन। इसी को ये जो जोन है, हम ये वाला पॉइंट से लेकर ये वाला पॉइंट तक, इसको क्या बोलूंगा मैं, रिकम्प्रेशन कर्व बोलूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक जो लोड का इंक्रीमेंट है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू जो पहले से लगा हुआ था। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, रिकम्प्रेशन कर्व बोल सकता हूं, या फिर क्या बोलता हूं मैं इसको, ओसी जोन बोलता हूं। क्या बोलता हूं, ओवर कंसोलिडेटेड जोन बोलता हूं। समझ में आया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें अभी तक। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, वर्जन कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, वर्जन कंप्रेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, 200 किलो पास्कल तो था ही उस पे, और पीछे से लेकर वो आया था, मतलब ये वाले केस के बाद, इस वाले केस के बाद देखो, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि ये वाला स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है, नहीं, ये वाला केस हमारा खत्म हुआ, मतलब 200 से 150 तक पहुंचा, कभी ना कभी तो मैं 200 तक पहुंचूंगा ना, पहुंचूंगा कि नहीं। फिर मैं 200 से क्या करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, 300 तक पहुंचूंगा। तो यहां से लेकर यहां तक तो मुझे पता है कि कौन सा जोन है, ये कौन सा जोन है, ओसी जोन है। अब मैंने क्या किया कि जब मैं 200 से 300 किलो पास्कल तक जा रहा हूं, तो आपको क्या पता है कि अब जो है, आपको जो चेंज है वो इन दोनों के बीच का जो कर्व मैं बनाऊं, तो ये जो चेंज है वो आपको बताओ, फ्लैटर मिलेगा, स्टीप मिलेगा, या माइल्ड स्टीप मिलेगा। डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, वो स्टीप मिलेगा। क्यों, क्योंकि 300 किलो पास्कल इस सॉइल के लिए बहुत ज्यादा है ना, वो नया लोड है, जिसकी वजह से क्या होगा बताओ, सेटलमेंट ज्यादा होगी कि कम होगी, डेफिनेटली हाई होगी। वॉल्यूम रिडक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा, डेफिनेटली हाई होगा। तो ये चीज जब आपको पता लग जाएगी तो आप एक वर्जन कर्व बना सकते हो। तो वर्जन कंप्रेशन आपको पता लगे क्या हो गया, सेटलमेंट जब उसको नया लोड मिलेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो उसकी सेटलमेंट होगी, उसी को हम बोलते हैं वर्जन कंप्रेशन। और जब मैं इसमें कर्व लगा दूंगा तो वो किस में बात कर रहा हूं मैं, हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस, हमारा जो वॉइड रेशियो है, और जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है, जब इन दोनों के बीच में क्या बनाऊंगा मैं, ग्राफ बनाऊंगा। तो इसको क्या बोलता हूं मैं, VCC बोलता हूं, यानी वर्जन कंप्रेशन कर्व। दोनों चीजें समझ में आ गई आपको, जो भी मैंने चीज बताई। अब एक सीन सेट करते हैं, क्या करते हैं, सीन सेट करते हैं। कैसे, मतलब मैंने बोला कि चलो लोड लगाते हैं, ठीक है, लोड लगाया, और हर एक लोड में मैंने क्या कर दिया, नोट कर दिया, सारा जितना भी उसकी हाइट की चेंज था डायल गेज से मैंने उसे नोट कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, थर्ड ऑफ ऑल क्या करता हूं मैं, इस वाले जितना भी मैंने लोड लगाया था, फॉर एग्जांपल 800 तक लगाया था मैंने, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 800 को बिल्कुल हटा दे रहा हूं, 800 को मैं बिल्कुल हटा दे रहा हूं। 800 को मैंने हटाया, अब क्या होगा, अब मैंने जब जैसे ही लोड लगाया, अब जैसे ही किसी स्पंज पे, मान लो कोई भी हमारे पास स्पंज है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, आपने ये स्पंज लिया, इस स्पंज के ऊपर आपने 10 ईंटें रख दी, 10 ईंटें रख दी। अब आपने क्या किया कि 10 ईंटों को हटा दिया, 10 ईंटों को हटा दिया। अब मुझे बताओ, क्या ये थोड़ा सा अपना शेप को ये स्वेल करेगा, थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा कि नहीं, डेफिनेटली एक्सपैंड करेगा। जब भी आप स्पंज को दबाते हो हाथ से, तो आपको पता है कि जब आप उसको छोड़ते हो, अनलोड करते हो, तो वो थोड़ा सा क्या करता है, एक्सपैंड करता है। उसी को क्या बोलते हैं, रिबाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिबाउंड। तो ये रिबाउंड को चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उससे जो भी सॉइल ली या फिर क्ले लिया उसे अनलोड कर दिया। समझ में आया। फिर फोर्थ में क्या कर रहे हैं, फिर दोबारा से उसमें लोड लगा रहे हैं। तो ये सीन आपको समझ में आया। लोड करो, नोट करो, उसका रिबाउंड चेक करो, नोट करो, और फिर क्या करो, लोड करो दोबारा से। अब जो लोड होगा वो चाहे आप जितना भी लगाओ। तो ये सीन सेट हो गया सब कुछ। इसी चीज से क्या मिलेगा आपको, कर्व मिलेगा। अगर जब मैं इन दोनों के बीच में कर्व बनाऊं, यानी वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में, यानी लॉग इफेक्टिव, ये मैंने लीनियर में ले लिया, ये किस में ले लिया मैंने, सेमी लॉग में ले लिया। क्लियर हो गया। और इसी को मैं अच्छे से ग्राफ में ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हमारे को 3 जोन मिलेंगे। कौन कौन से जोन मिलेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था कि, अच्छा एक और अजम्पशन यहाँ पे क्या है कि अप्लाइड जो स्ट्रेस रहेगा, अप्लाइड जो स्ट्रेस रहेगा उसे मैं किससे दिखाऊंगा, सिग्मा से दिखाऊंगा, ठीक है। और जो हमारे पास प्री कंसोलिडेशन रहेगा उसको किससे दिखाऊंगा मैं, मान लो प्री कंसोलिडेशन जो है, कंसोलिडेशन जो स्ट्रेस है, ठीक है, या प्रेशर बोल दो, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर ही बोल दो, है ना, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर से लिखो,
प्री कंसोलिडेशन प्रेशर विल बी इक्वल टू सिग्मा पी, ठीक है, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर विल बी इक्वल टू सिग्मा पी, ठीक है। इन दोनों से मैं दिखाता हूं। तो फर्स्ट केस में जहां हमारा अप्लाइड स्ट्रेस जो है वो लेस देन रहेगा किससे, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर से, किससे, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर से। अगर जो वो कम रहेगा तो आपको पता है कि अच्छा ये बना किसके लिए, मैंने अभी बता दिया था आपको, ठीक है। तो जब हम इसके लिए बनाएंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले हमको मिलेगा कौन सा जोन मिलेगा हमको, दैट इज द ओसी जोन। यहां पे मिलता है हमें ओसी जोन। अब मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया था कि ओसी जोन किस तरह से बनता है। तो इसी केस में अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं ओसी जोन किस तरह से बनेगा, यहां से लेकर, ठीक है, फ्लैट ही रहेगा, ज्यादा स्टीपन नहीं आएगा, क्या आएगा, फ्लैटर स्लोप जो है हमें यहां पे मिलेगी, ठीक है, यहां तक हमें फ्लैटर स्लोप मिलेगी। समझ में आया? तो इस जोन को मैं क्या बोलूंगा, ये है हमारा रिकंप्रेशन कर्व, ठीक है ना, रिकंप्रेशन कर्व। हमें रिकंप्रेशन कर्व जो है यहां पे मिल गया है, ठीक है। अभी हमने सेमी लॉग में नहीं बनाया, लीनियर स्केल में बना रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे को मिलेगा कौन सा, रिकंप्रेशन कर्व हमारे को मिल गया। अब क्या हुआ, अब वो केस है जहां पे हमारा सेकंड केस क्या है हमारे पास, ये जो ग्रीन लाइन ग्रीन उससे लिखा है ना, सेकंड केस कौन सा है यहाँ पे, सेकंड केस है जहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो यानी अप्लाइड स्ट्रेस जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, हमारा प्री कंसोलिडेशन प्रेशर के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये क्या होता है हमारे पास, इट इज बीइंग नोन एज अ एनसी जोन। इसको क्या बोलते हैं हम, एनसी जोन। और ये क्या होगा, ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा क्या होगा, स्टीपर होगा। तो इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टीपर होगा, तो यहां पे क्या होगा, ज्यादा स्टीपर बना देते हैं, थोड़ा सा ये बना दिया हमने ज्यादा स्टीपर। तो क्या बोलते हैं इसको, एनसी जोन बोलते हैं। और इस कर्व को क्या बोलते हैं, वीसीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्जन कंप्रेशन जोन, ठीक है, कंप्रेशन जोन, जो कि क्या होगा, ज्यादा स्टीपर होगा एज कंपेयर टू रिकंप्रेशन जोन, आपको पता ही है, ठीक है। फिर यहां तक हम पहुंचे, जोन डिक्रीज होता गया, डिक्रीज होता गया, डिक्रीज होता गया। फिर आपने बोला कि मैं इसको अनलोड करूंगा। क्या करूंगा, इसको मैं अनलोड करूंगा। जो भी मैंने लोड लगाया था मैंने उसे अनलोड कर दिया। अब जैसे ही मैंने उसे अनलोड किया ना, आपको क्या देखने को मिलेगा, हमने अनलोडिंग की, मतलब आपने यहां तक पहुंच गए, कोई भी स्ट्रेस आपने यहां पे लगा दिया, मान लो वो 100 है, 200 है, जो भी है, अनलोड किया, 0 पे पहुंच गए, है कि नहीं, अनलोड किया तो 0 पे पहुंच गए। तो यहां पे जो वॉइड रेशियो है ना वो क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीज करता है, क्योंकि आप 0 पे पहुंच गए, अप्लाइड यहां पे है, अब यहां पे पहुंच गए आप, इफेक्टिव स्ट्रेस आपने 0 कर दिया। तो ये क्या है, वॉइड रेशियो हल्का सा ऊपर को जाता है, मतलब इस पॉइंट के बाद पहले तो इनिशियली डिक्रीज करेगा, फिर थोड़ा सा रीगेन करता है, थोड़ा सा क्या करता है, रीगेन करता है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, यहां पे बोलते हैं एक्सपेंशन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है हमारा, जनरली यहां पे हो रही है अनलोडिंग, ठीक है। दूसरे कलर से बनाता हूं इसको मैं, इट इज बीइंग नोन एज अ अनलोडिंग, ठीक है, इससे बनाता हूं। और यहां पे मैं क्या लिखता हूं, ये कौन सा केस हो रहा है, हम यहां पे अनलोड कर रहे हैं, ठीक है, अनलोडिंग हो रही है। अच्छा, यहां पे अनलोडिंग हो रही है, फिर क्या कर दिया आपने, दोबारा से रीलोड कर दिया। दोबारा से रीलोड करने पे क्या होगा, दूसरे पेन से बना दो, दोबारा से रीलोड करने पे क्या होगा, वॉइड जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस था, अब आपने अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज करना क्या कर दिया, चालू कर दिया। अब आपने बढ़ाया, आगे बढ़ाया, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां तक आपने जो आपने पहले वाला लोड लगाया था ना, अब उससे क्या कर रहे हो, आप इंक्रीज कर रहे हो। तो ये जब आप सेमी लॉग में बनाते हैं तो आपको इतना अच्छे से ये दिखता नहीं है, सॉरी, जब आप लीनियर स्केल में यानी ऑन अर्थमेटिक स्केल पे बनाते हो ना, तो आपको इतने अच्छे से ये डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन सी आपको देखने को मिलेगी, यानी ऐसे इस तरह से देखने को मिलेगा, और फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, ठीक है, समझ में आया? तो आपको ये जो है, ये जो जंक्शन पॉइंट है ना, ये जंक्शन पॉइंट आपको क्लियरली विजिबल नहीं होता है, किसमें, ऑन अर्थमेटिक स्केल पे, अर्थमेटिक स्केल पे आपको ये चीज क्या नहीं दिखती है, अच्छे से नहीं दिखती, यानी इसको ऐसे लिख दो तब आपको समझ में नहीं आएगा। अर्थमेटिक स्केल पे, ठीक है ना, अर्थ ARITHMETIC है ना, अर्थमेटिक स्केल पे आपको क्या दिखेगा, इतना क्लियरली यहां पे क्या नहीं दिखेगा, जंक्शन पॉइंट दिखेगा। तो जंक्शन पॉइंट जो है नॉट क्लियरली सीन ओवर है, समझ में आया? तो इसी तरह से आपको क्या होगा, यहां पे अनलोडिंग की, और ये पॉइंट कौन सा है, हमारा रीलोडिंग। कौन सा है ये, रीलोडिंग है। समझ में आया ना आपको सब कुछ? एक कौन सा हो गया हमारा, रिकंप्रेशन कर्व हो गया। कौन सा होता है ये, ओसी जोन होता है। यहां पे अप्लाइड स्ट्रेस इसके बराबर हो जाएगा, है ना, ये चीज आपको क्लियर होगी। फिर उसके बाद क्या है, आपको देखने को मिलेगा, जब आप उसको अनलोडिंग करोगे फिर आपको देखने को मिलेगा क्या, एक आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा थोड़ा सा, जिसकी वजह से क्या है, क्योंकि आपने जो लोड था वो आपने हटा दिया है, तो थोड़ा सा आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अभी सारी जोन में अच्छे से क्लियर करूंगा आपको, फिर आपको सब कुछ लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले कुछ नहीं किया, हमने ओसी जोन देखा। ओसी जोन देखा तो हमारा जो अप्लाइड स्ट्रेस था वो कम था पास से, तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे प्री कंसोलिडेशन प्रेशर से क्या है, कम है, तो आपको ज्यादा स्टीपर नहीं देखने को मिलेगी, आपको क्या देखने को मिलेगी, थोड़ी सी फ्लैटर देखने को मिलेगी। पर ये अर्थमेटिक स्केल पे है ना, तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो है वो साथ साथ में दिखा रहे हैं, तभी तो ये इतना ज्यादा स्टीप दिख रहा है आपको। एज जनरल आपको ज्यादा स्टीप दिख रहा है, पर इन नेचुरल नहीं होता ये मतलब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है ये। फॉर एग्जाम्पल 0.05 फिर 0.1 हो गया, तो ये बहुत छोटा पॉइंट है, दैट इज वाई ये थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूं मैं, बड़े स्केल में आपको एनलार्ज करके दिखा रहा हूं।
तो जब सॉइल पहले से ही पास में ज्यादा प्रेस ले चुकी होगी, अब जो कंप्रेशन होगा वो जनरली कंप्रेशन जोन में क्या होगा, कम होगा। तो स्लोप जो है इस टाइम पे छोटा होता है और इसी से हमें मिलता है क्या, रिकंप्रेशन इंडेक्स भी मिलता है, दैट इज सीआर भी मिलता है। ठीक है, दूसरा वीसीसी जोन, वीसीसी जोन को वीसीसी कर्व है यहां पे, और जोन कौन सा है, एनसी जोन है। अच्छा, इस जोन में क्या हो रहा है, इस जोन में क्या हो रहा है, आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा अप्लाइड स्ट्रेस है वो बराबर है किसके, इफेक्टिव स्ट्रेस के, सॉरी अप्लाइड स्ट्रेस बराबर है जो हमारा पास का स्ट्रेस है। तो इस पॉइंट पे आपको क्रॉस होते हुए दिखेगा। अब जो न्यू स्ट्रेस है वो सॉइल एक्सपीरियंस कर रही है। अब पार्टिकल का क्या हो रहा है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल है वो थोड़ी दूर थे, अब वो क्या आ रहे, क्लोज आ रहे, जिसकी वजह से वॉइड रेशियो है, इसमें जो वॉइड रेशियो वो कम हो रहा है। और दूसरा कंप्रेशन जो है यहाँ पे ज्यादा है, कंप्रेशन क्या है यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू रिकंप्रेशन कर्व की तहत। और ये जो स्लोप है ना, ये जो स्लोप हमारा बड़ा, इसका स्लोप जो है वो बड़ा होता है, और यहीं पे हमें क्या मिलता है, कंप्रेशन इंडेक्स भी मिलता है। कंप्रेशन इंडेक्स भी क्या मिलता है हमें, यहीं पे मिलता है। ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, कंप्रेशन इंडेक्स मिलेगा। क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, तुमने अनलोड किया, हमारी सॉइल जो है वो स्वेल करी, क्या हो गया यहाँ पे, स्वेलिंग ऑफ द सॉइल। क्या हो रहा है, स्वेलिंग ऑफ सॉइल हो रहा है। और ये जो स्लोप होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्वेलिंग इंडेक्स बोलते हैं। ये जो स्लोप है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्वेलिंग इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, स्लोप क्या होती है, जनरल आपको पता है कि जो भी हमारा चेंज होता है, चेंज इन अ वाई एक्सिस, किसी भी कर्व की जो मुझे स्लोप निकालनी है ना, तो मैं क्या बोलता हूं, चेंज इन अ वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन अ एक्स एक्सिस होता है, वही हमारी स्लोप होती है। तो जो इसका स्लोप है वो हम इसको डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि स्वेलिंग ऑफ दिस जो सॉइल है, इसी पॉइंट पे हम क्या बोलते हैं, स्वेलिंग इंडेक्स निकलता है। क्या निकलता है हमारा, स्वेलिंग इंडेक्स निकलता है। मैं अच्छे से बताऊंगा आपको स्वेलिंग इंडेक्स क्या होता है, कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है, और सीआर इंडेक्स क्या, रिकंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है, ये सब मैं अच्छे से बताऊंगा। पर देख लो कि होते कहां पे हैं। ठीक है, ये देखना इंपॉर्टेंट है कि कहां पे होते हैं। तो हमें क्या पता लग गया कि सीआर ये हो गया, स्वेलिंग इंडेक्स हमें यहाँ पे मिल गया। और ये जो है ना स्वेलिंग इंडेक्स, ये क्या रहता है, ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये क्या होता है ये बाद में बताऊंगा। लेकिन ये किस में बनाया हमने, अर्थमेटिक स्केल में बनाया। इसी तरह से जब हम नॉन अर्थमेटिक स्केल पे यानी सेमी लॉग में बनाते हैं, तो हमें क्या बनता है, इस तरह से देखने को मिलता है। ये जो बहुत ज्यादा स्टीपर था, ये हमको क्या देखने को मिल रहा है, कम स्टीपर देखने को मिल रहा है। और ये वाला पार्ट क्या होगा, रिकंप्रेशन हो गया, ये आपको पता है। ये वाला पार्ट क्या होगा, वर्जन कंप्रेशन हो गया। और चल कैसे रहा है, ऐसे करके फिर यहां से आपको देखने को मिलेगा एक गैप। और ये गैप क्लियरली कब विजिबल होता है, जब हम सेमी लॉग में ड्रॉ करते हैं, तो हमें कोई गैप देखने को मिलेगा, है ना। एक तो एक्सपेंशन हुई, फिर दोबारा से क्या हो गया, आपने दोबारा से प्रेशर लगा दिया, तो रिकंप्रेशन हो रही है। तो यहीं से हमें क्या मिलेगा, रिकंप्रेशन से भी हमें सीआर मिलेगा। जो भी रिकंप्रेशन पॉइंट होते हैं वहां से क्या मिलेगा, सीआर मिलेगा। वर्जन कंप्रेशन जोन से क्या मिलेगा, सीसी मिलेगा। और स्वेलिंग से क्या मिलेगा, हमको स्वेलिंग इंडेक्स मिलेगा। समझ में आया आपको। तो ये जो है मैं अब मैं सारे पैरामीटर्स अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आपको ग्राफ पता लग गया ना किस तरह से ग्राफ, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये बैकवर्ड को क्यों जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, क्योंकि मैंने वो चीज आपको ग्राफ में यहाँ पे अच्छे से डिफाइन कर दी है। और क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट पॉइंट पे लिखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें सिर्फ और सिर्फ ओसी में ही क्या मिलता है, सीआर। और ये जो रिकंप्रेशन है ना, ये रिकंप्रेशन कब होता है, रिकंप्रेशन का मतलब है पास्ट का प्रेशर ज्यादा है प्रेजेंट से। तो ये रिकंप्रेशन जोन क्या मुझे एनसी क्लेम में भी मिलेगा, बताओ क्या मुझे नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्लेम में मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट जो है वो हमेशा पास से ज्यादा होता है। तो रिकंप्रेशन जोन जो है यानी सीआर जो है हमें एनसी में नहीं मिलता है। आपको पता लगा ना क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि अप्लाइड जो पहले का पास्ट प्रेशर है यानी स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जो अभी लगाया हुआ है आपने। तो आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे आप नोट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि ओसी क्लेम में ही हमें क्या मिलते हैं, क्लेम में हमें सीआर प्लस सीसी जो है वो दोनों मिलते हैं, दोनों मिलते हैं। और एनसी में क्या मिलता है हमारे को, एनसी क्लेम में हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ सीआर। क्लियर हो गया, सॉरी सीसी मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सीसी है क्या, सीसी वो पॉइंट है जब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस, सीसी कहां मिलेगा हमको, यहाँ पे कंप्रेशन इंडेक्स कहां मिलेगा, वर्जन कंप्रेशन कर्व में मिलेगा। जब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो पास से ज्यादा है, ठीक है ना, या फिर पास से ज्यादा होगा तभी मिलेगा। कब मिलता है, एनसी जो है हमारा प्रेजेंट जो है वो ज्यादा है पास से। इस तरह से अब आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको मैंने ये सब समझाने के लिए बताया, ज्यादा ध्यान नहीं देना इसमें। ठीक है, कैसे, रिकंप्रेशन इंडेक्स कहां से मिलता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। वर्जन कंप्रेशन कहां से मिलता है, अनलोडिंग कहां से मिलती है, ये जो सारा मैंने अभी बताया ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये वाली चीज जो है इसको ध्यान में रखना है, नहीं रखना है कोई बात नहीं, मत रखो। लेकिन ये दोनों जो है ना ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्लेम है, मुझे सेमी लॉग स्केल पे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ओसी का भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक चीज याद रखनी है कि स्टार्टिंग में फ्लैटर मिलेगा, फिर उसके बाद आपको कर्व देखने को मिलेगा। समझ में आया। अब मुझे क्या निकालनी है, इन सबकी स्लोप्स निकालनी है ना, और उन्हीं स्लोप से मुझे क्या मिलेंगे, पैरामीटर्स मिलेंगे। तो स्लोप्स निकाल ली, उन्हीं से पैरामीटर्स मिलेंगे। दो मैंने इसलिए कराया क्योंकि इन दो की जो स्लोप्स है उन्हीं से हमें बहुत सारे पैरामीटर्स निकलते हैं। समझ में आया। ठीक है, अब और कुछ भी ध्यान नहीं देना, आपने जो भी मैंने बताया ये वाली पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ये वाले पॉइंट जो है दोनों इंपॉर्टेंट है। ओसी में क्या होता है, एनसी में क्या होता है, पास्ट कब प्रेजेंट से ज्यादा होगा, अप्लाइड स्ट्रेस कब ज्यादा होगा, रिकंप्रेशन कर्व क्या था, एनसी जोन क्या था, ओसी जोन क्या था, जंक्शन पॉइंट क्लियरली कहां दिखता है कहां नहीं दिखता है, स्वेलिंग, अनलोडिंग, और फिर उसके बाद नॉर्मल जो है हमारा स्टीपर जो है ग्राफ देखने को मिलेगा। समझ में आया।
पॉइंट्स हमारे क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पैरामीटर्स जो हमारे डिटरमाइन करने हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि पैरामीटर्स डिटरमाइन करने, तो हम बोल सकते हैं कि द डिटर्मिनेशन, ठीक है, पूरा एक देना, डिटर्मिनेशन ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी पैरामीटर्स। क्या करना है हमारे को, कंप्रेसिबिलिटी पैरामीटर, कंप्रेसिबिलिटी पैरामीटर, ठीक है। हमारे क्या करना है, डिटरमाइन करना है कंप्रेसिबिलिटी पैरामीटर्स। तो सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर होगा उसका नाम क्या है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो गया, वो कंप्रेसिबिलिटी हो गया। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एवी से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपको क्या पता है कि स्लोप जो होती है, स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई डायरेक्शन, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्या होता है, चेंज इन एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। तो जब भी हम बात करते हैं ना कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी यानी एवी की, जब हम बात करते हैं तो वो हमें निकलता है नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले के लिए। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते थे तो हमारे को क्या पता था कि चेंज इन अ वॉइड रेशियो, ये क्या है हमारे पास, वॉइड रेशियो है ऑन अ वाई एक्सिस, और यहाँ पे क्या होता था, इफेक्टिव स्ट्रेस होता था, ठीक है। तो हमें एनसी के लिए ऑन अ अर्थमेटिक स्केल, ऑन अ अर्थमेटिक स्केल पे आपको पता है कि किस तरह से ग्राफ मिलता है, वो मैं चीज मैंने आपको पहले ही डिसाइड बता दी है। तो ये हमारे को ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होता है ना, वो क्या होता है, द स्लोप ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस वर्सेस द वॉइड रेशियो कर्व ऑन किस पे, ऑन अ अर्थमेटिक स्केल, ऑन अर्थमेटिक स्केल इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। इसको पूरा लिखना है आपने, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एवी। सो आगे जब मुझे ये लिखना पड़ेगा द स्लोप ऑफ द, इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस वर्सेस द वॉइड रेशियो कर्व भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, और इसका दूसरा नाम क्या है, ई इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व, ठीक है। इसको ये भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, ई लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व। क्लियर हो गया, और लॉग के नीचे क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। क्लियर हो गया। तो हम इसको दो नाम से लेते हैं, या तो इस नाम से या तो इस नाम से। तो कभी आपको ऐसे करके आएगा तो आपको पता हो जाएगा कि ये क्या होगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एवी, तो एवी क्या होगा, एवी जो है ना वो स्लोप है, किसकी है, इफेक्टिव स्ट्रेस वर्सेस द वॉइड रेशियो कर्व की स्लोप है। तो स्लोप क्या होगा, चेंज इन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में कौन सा चेंज है, दिस इज द वाई एक्सिस, वॉइड रेशियो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ई। अगर ई का मुझे चेंज देखना है तो मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा, ई से मैं उससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब ये हमारे पास वाई एक्सिस का हो गया, एक्स एक्सिस का क्या हो जाएगा, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस, यानी बार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्लियर हो गया। इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप क्या देख रहे हो, पहले जो वॉइड रेशियो था मान लो 1.19 था, अब वॉइड रेशियो क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है। पहले वॉइड रेशियो हमारा मान लो कि ये था, ठीक है, 1.19 था, या फिर हमारा वॉइड रेशियो क्या था, वॉइड रेशियो हमारे पास मान लो 1.08 था। तो यहाँ पे आपको वॉइड रेशियो में क्या देखने को मिल रहा है, घटौती देखने को मिल रही है। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो हमारी वॉइड रेशियो है वो चेंज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो अगर जब वो कम हो रहा है और हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले 50 था, अब हमारा क्या हो गया, वो 100 हो गया। तो आपको क्या पता है कि अगर जब वो चेंज हो रहा है तो वहां पे हमारे को डिक्रीमेंट के लिए क्या यूज करते हो, माइनस साइन का यूज करते हैं। तो हमें ये जो पार्ट है ना हमारे न्यूमिनेटर, ये जो न्यूमिनेटर है ये हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो इसको कंपनसेट करने के लिए हमारे को स्लोप तो नेगेटिव आ नहीं सकती, तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, माइनस साइन लगाना पड़ता है, ताकि एक इसको क्या कर सके, वो कंपनसेट कर सके। क्लियर हो गया। सो हमने एवी क्यों माइनस क्यों लिखा, बिकॉज वी हैव टू कंपनसेट द वॉइड रेशियो, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन द माइनस साइन ओवर हियर। इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है, द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, अगर हमारा सीओसी यानी एवी अगर जो हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अगर हमारा एवी जो है डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन द वॉइड रेशियो, सॉरी विद इंक्रीज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस, विद इंक्रीज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस, तो उस पॉइंट पे जो हमारी सॉइल है, हेंस द सॉइल बिकेम स्टिफर ऑन इंक्रीजिंग द इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, या फिर बोलो ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीमेंट, ठीक है। मतलब क्या है, हमारा जो कर्व होगा वो क्या बनने लग जाएगा, नाउ द कर्व विल बिकेम फ्लैटर, इफेक्टिव स्ट्रेस की इंक्रीज। और अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा हूं, हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस अगर जो इंक्रीज हो रहा है तो जो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है वो डिक्रीज होगा।
इसका मतलब ये है कि जो हमारा कर्व है वो फ्लैटर होगा, और इसकी वजह से क्या है, जो हमारी सॉइल है वो स्टिफर होगी। अब मुझे बताओ कि सॉइल स्टिफर कब होगी। यहां पे ये चीज क्या शो कर रही है हमारे को, दिस इज द स्लोप, दिस इज द चेंज, दैट इज द डेल्टा ई, है ना, और ये क्या है हमारे पास, डेल्टा इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये क्या होगी, हमारी स्लोप होगी। जब मैं बात कर रहा हूं किसकी, द कर्व बिकेम द फ्लैटर, इसका मतलब क्या है कि वॉइड रेशियो में चेंज जो है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। ऐसा कब होगा, जब मैंने आपको बताया था, जब आपके पास अगर जो वॉइड रेशियो में ना बहुत कम वैल्यू आ रही है मुझे डेल्टा वॉइड रेशियो की, तो इसका मतलब क्या है कि वॉइड रेशियो जो है वो कम चेंज हो रहा है। क्यों कम चेंज हो रहा है, जब तक कि हम इफेक्टिव स्ट्रेस भी इंक्रीज करें तब भी इतना कम चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सॉइल जो है वो स्टिफर है, उसकी जो हाइट है वो इतनी ज्यादा चेंज नहीं हो रही है एज कंपेयर टू जो हमारी एनसी की स्टेट में होती है, क्योंकि वो पहली बार ऐसा झेल रहा है। तो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए अगर मैं बोलूं तो वो फ्लैटेड हो जाती थी। पहले जब मैं देखता था ना तो वो स्टार्टिंग में फ्लैटर होती थी, फिर उसके बाद एकदम से ड्रॉप करती थी। जब वो ओसी से कहां को मूव करती थी, हमारी वर्जन कंप्रेशन के मूव को करती थी, ठीक है ना, वर्जन कंप्रेशन कर्व जो हमने बताया था, या फिर ऐसे बोलो एनसी कर्व में जब वो मूव करती थी तो उसमें आपको फ्लैटर स्लोप मिलती थी। तो जब हम बोलेंगे कि एवी हमारा क्या है, एवी जो है वो जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है, अगर वो हाई रहेगा, मीन्स टू से अगर हमारा एवी, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो ध्यान में रखने हैं आपको। अगर जो हमारा एवी है वो अगर हाई आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो हमारी सॉइल है वो क्या है, सॉफ्ट है। सॉइल क्या है, सॉफ्ट है। अगर हमारी एवी की वैल्यू लो आ रही है तो मैं क्या बोलूंगा, सॉइल इज स्टिफ, ठीक है, या फिर ऐसे लिखना स्टिफ सॉइल, स्टिफ सॉइल लिखना आप, ठीक है ना, स्टिफ सॉइल। तो ये दोनों चीज क्लियर होगी। एवी की हाई वैल्यू मीन्स से वॉइड रेशियो जो है हमारा हाई है। अगर जो एवी की वैल्यू हाई है तो वॉइड रेशियो क्या है हमारा, हाई है, मतलब लोड पड़ने पर वो बहुत ज्यादा चेंज दिखा रहा है, तो मतलब हम क्या बोलेंगे, सॉइल जो है वो सॉफ्ट है। एवी अगर जो लो है तो सॉइल क्या होगी, हमारी स्टिफ होगी। समझ में आए दोनों पॉइंट कि एवी से रिलेटेड। और क्या है इससे ध्यान में रखने के लिए कि इफेक्टिव स्ट्रेस के इंक्रीज होने से क्या होता क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस के इंक्रीज होने से जो हमारे पार्टिकल है वो क्लोज आते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस के इंक्रीज होने से पार्टिकल हमारे क्लोज आते हैं, तो हमारी जो सेटलमेंट है वो ज्यादा होती है ना, वो चीज मैंने आपको बता रखी है। और सेटलमेंट अगर ज्यादा होती है तो वही क्या होती है, हमारी कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करती है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि अगर हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है ना, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है, इफेक्टिव स्ट्रेस ही क्या करता है, इफेक्टिव स्ट्रेस ही क्या करता है, पार्टिकल्स को क्लोज लाता है। पार्टिकल्स को क्या करता है, पार्टिकल्स को क्लोज लाता है। और उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से ये होता है कि सेटलमेंट जो है वहां पे देखने को मिलती है। तो सेटलमेंट फिर क्या होती है, होती है। क्लियर हो गया। और यही क्या होती है, हमारी कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करती है कि कंप्रेसिबिलिटी मींस टू से जब इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज, इफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से हायर द इफेक्टिव स्ट्रेस, हायर द क्लोजर विल बी द पार्टिकल एंड दस लीडिंग टू द हायर सेटलमेंट। इतनी चीज क्लियर होगी। दैट इज वाई यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि ये सब लिखा है। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी हमने क्यों निकाला, ये जो है ना हमारे को सेटलमेंट कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट देता है। किस में देता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी हमारी सेटलमेंट होगी, ठीक है ना, सेटलमेंट कैलकुलेशन, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास एवी मिल जाएगा ना तो एवी से हम डायरेक्टली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सेटलमेंट को क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी कि ये चीज होगी। दूसरा, हम सॉइल की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मींस टू से कि अगर जो सॉइल की क्लासिफिकेशन जैसे कि मैं आपसे पूछूं कोई सॉइल अगर जो सॉफ्ट होगी तो उसका एवी क्या होगा, डेफिनेटली उसका एवी हाई होगा। और कोई सॉइल अगर जो हमारी लो है तो उसकी एवी क्या होगा, उसका जो एवी अगर जो लो है तो उसका मतलब क्या है कि सॉइल क्या हमारी स्टिफ है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये चीज जान सकते हो कि इफ हायर विल बी द एवी, हायर विल बी द एवी, अब उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या होगी, उसकी जो एवी अगर जो हाई है तो हाई ही क्या होगी, उसकी कंप्रेसिबिलिटी होगी, ठीक है ना। सॉफ्ट सॉइल है तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, उसकी हाई होगी, है ना, मतलब ज्यादा सेटलमेंट होगी। समझ आ गया। तो सॉइल की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जब हम फाउंडेशन की डिजाइनिंग करते हैं ना तो उसमें हमें को क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, जब हम फाउंडेशन की, यहां पे लिख देता हूं मैं कि जब हम फाउंडेशन की डिजाइनिंग करते हैं तो हमें डिजाइनिंग करते हैं तो हमें ना अलाउएबल लोड जो है, अलाउएबल लोड जो है वो डिसाइड करना होता है, वो डिसाइड करना होता है, ठीक है। हमें डिसाइड करना होता है, या फिर डिसाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी सॉइल जो है हमें को वहां पे देखनी पड़ती है कि सॉइल जो है हाई कंप्रेसिबल है। मतलब वो अगर जो कोई सॉइल हमारी हाई कंप्रेसिबल है तो उससे हमें क्या मिलेगा, मान लो कि कोई सॉइल हमारी हाई कंप्रेसिबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा फाउंडेशन जो है वो ज्यादा सेटल करेगा, मतलब ज्यादा सेटलमेंट देखने को मिलेगी। अगर वहां पे ज्यादा सेटलमेंट देखने को मिलेगी तो क्या वो सॉइल हमारी सेफ रहेगी, नहीं, तो वो क्या रहेगी, अनसेफ रहेगी। तो इसलिए जो फाउंडेशन डिजाइनिंग में है एवी का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑन अर्थमेटिक स्केल पे ही हम ड्रॉ करते हैं इसको, हम कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को, ठीक है। ये चीज भी पता लगी आपको, पता लगे इसका फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है, एवी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन द वॉइड रेशियो एंड चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस। क्लियर हो गया। तो हमारी जो कर्व है नॉर्मल एनसी क्ले के लिए जब हम कर्व बनाते हैं तो उस कर्व की जो स्लोप होती है दैट इज बीइंग नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ऑलराइट, समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा है हमारा, द कंप्रेशन इंडेक्स।
क्या है, द कंप्रेशन इंडेक्स, कंप्रेशन इंडेक्स, ठीक है। ये कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है हमारे पास, ये ना हमारी क्या होती है, ये सॉइल की प्रॉपर्टी होती है जो ओइडोमीटर टेस्ट यानी कंसोलिडोमीटर टेस्ट से हमें मिलती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है ना कि जो भी हमारी नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है ना, उसमें जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, इफेक्टिव स्ट्रेस के बढ़ने पर वो कितना सेटलमेंट होगा, ये चीज कौन बताता है मेरे को, कंप्रेशन इंडेक्स बताता है। अब जब हम कंप्रेशन इंडेक्स की बात करते हैं तो कंप्रेशन इंडेक्स होता है द स्लोप ऑफ द वाइड रेशियो, ठीक है ना, वाइड रेशियो वर्सेस द सेमी लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस, है ना, या फिर लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस, सेमी लॉग करनी, लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में जो हमारा कर्व होता है इज नोन एज सी। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आया। तो जो हमारा सीसी होता है ना, कंप्रेशन इंडेक्स होता है, वो क्या होता है, सॉइल की जो वॉइड रेशियो है ना, और जो हमारे लॉगरिथम ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस लिख दो इसको, ठीक है ना, आप इसको ऐसा लिख दो, लॉगरिथम ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, लॉग LOGA है, ठीक है ना, लोगरिथम ठीक है ना, लोगरिथम ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस लिख दो, ठीक है ना, लोगरिथम ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच की जो स्लोप है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो लोगरिथम वाला कौन सा है, सेमी लॉग, जो मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था कि जब हम एनसी के लिए, और ये किसके लिए होता है, सिर्फ नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एनसी के लिए यूज होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉइड रेशियो, और यहाँ पे आ जाएगा log 10 ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। क्लियर हो गया। जब इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं तो वो हमें को क्या मिलता है, स्ट्रेट मिलता है, ठीक है। तो यही क्या होती है, स्लोप होती है, दिस इज द स्लोप, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, log 10 इफेक्टिव स्ट्रेस। क्लियर हो गया। जैसे कि ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे हमारी log की वैल्यू कितनी होगी, log 10 इफेक्टिव स्ट्रेस मान लेते हैं इसको मैं 1, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे क्या होगी हमारी log की वैल्यू, log 10 इफेक्टिव स्ट्रेस 2, ठीक है। यहां पे हमारे पास दो हो जाएंगे, जैसे कि पहला जो है मान लेते हैं इसको E1, दूसरा जो है दैट इज E2, ठीक है। तो हमने बोला कि CC जो है वो क्या है, दैट इज द स्लोप किसके बीच में, अब स्लोप होता है y एक्सिस अपॉन द x एक्सिस, चेंज इन y एक्सिस अपॉन द x एक्सिस, so I can write E1 माइनस E2, ठीक है ना, ये चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय log 10 इफेक्टिव स्ट्रेस 1 माइनस log 10 इफेक्टिव स्ट्रेस 2, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर हो गया। तो जो हमारा न्यूमिनेटर है वो क्या है, जो हमारा वॉइड रेशियो E1 है वो क्या है, वो तो बड़ा है, उसकी वजह से जो न्यूमिनेटर होगा वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। सो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस माइनस को हटाने के लिए हम यहाँ पे मॉड लगाते हैं, ठीक है। मॉड लगाने से क्या हो जाएगा, ये हमारा जो सारा का सारा चीज है ना, ये नेगेटिव में नहीं आएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। या तो फिर मॉड लगाओ, या तो आप ऐसा करो कि माइनस साइन बाहर लिख दो, और यहाँ पे माइनस साइन पहले ही लिख दिया हमने बाहर। अब आपको इसके साथ जो है कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, जब इसकी वैल्यूज आएगी डायरेक्टली पुट करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज इन द वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय, इनको क्या लिख सकता हूं मैं, log 10, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस 2 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव स्ट्रेस 1, ठीक है ना। इसको इफेक्टिव स्ट्रेस लिख देना, बस माइनस साइन लगा देना, तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है जैसे कि हम कंप्रेशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा कि अगर मैं देखो ये किस में है, ये है ऑन अ ये अर्थमेटिक्स, अगर जो मान लो मैं वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस को अर्थमेटिक स्केल पे बनाऊं ना, इसको वॉइड रेशियो का अगर जो मैं अर्थमेटिक स्केल पे बनाऊं, और जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है इसको मैं लॉग के स्केल पे बनाऊं, तो जो हमारा कर्व होगा क्या, एनसी का जो हमारा कर्व होगा, नॉर्मली कंसोलिडेटेड कर्व होता है, वो क्या आता है हमारे पास, स्ट्रेट आता है, ठीक है। और ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन आती है, इसी की जो कर्व, इसका जो स्लोप होती है, वो स्लोप क्या होती है, सीसी होती है, कंप्रेशन इंडेक्स होती है, और ये जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो सीसी है वो सिग्निफिकेंट है फॉर किसके लिए होगा, सीसी हैज अ significance only for normally consolidated clay के लिए, ठीक है, ठीक है। और हमारा जो CC है, it does not depend upon the effective stress, depend upon the effective stress, है ना। क्यों, बिकॉज क्या है, जो हमारा सीसी है ना उसकी कांस्टेंट वैल्यू है फॉर एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, बिकॉज it has a constant value for a particular soil, value for a particular soil के लिए।
इससे हम और क्या निकाल सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इससे भी हम ना कैलकुलेशन कर सकते हैं किसकी, सेटलमेंट की। तो दो आपके पास पैरामीटर हो गए, पहला तो कौन सा है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी हो गया, और दूसरा कौन सा है हमारा, कंप्रेशन इंडेक्स, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन बोलते हैं, इसको और भी नाम से बोलते हैं, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, अगर जब आपको कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन करके लिख के आएगा तब भी आप सीसी लिखोगे, और कंप्रेशन इंडेक्स भी आएगा तब भी आप सीसी लिखोगे। दूसरा पैरामीटर है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे भी हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारी सेटलमेंट की कैलकुलेशन होगी, ठीक है, जो चीज एवी करता है ना वही सेम काम क्या करता है हमारा एवी, जो काम ना हमारा एवी करता है वही सेम काम क्या करता है हमारा सीसी भी करता है। ठीक है, तो सेटलमेंट की कैलकुलेशन करनी हो आप एवी का यूज भी कर सकते हो, सीसी का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे ना हमारे पास जो ये वॉइड रेशियो है ना, सॉरी ये जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है, इससे भी आप कर सकते हो, और एमवी से भी, सॉरी सीसी से भी आप इसको कंप्रेशन इंडेक्स से भी सेटलमेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। तो बताओ मुझे कौन सा वाला आप यूज करोगे, क्या आप एवी को यूज करोगे या फिर आप सीसी को यूज करोगे, इन दोनों में से कौन सा यूज करोगे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इसकी स्लोप को देखना पड़ेगा। अभी तो क्या है, अभी तो हमारा जो है नया नया स्ट्रेस लगा है इस पे, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा वॉइड रेशियो जो है वो डिक्रीज हो रहा है धीरे 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 धीरे। अब जैसे जैसे वो स्ट्रेस क्या होता जाएगा हमारा, जैसे जैसे हमारी सॉइल कंसोलिडेटेड हो जाएगी वैसे वैसे स्लोप क्या होने लग जाएगा, फ्लैटर होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्या एवी जो है वो हर एक केस में चेंज होगा, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज होगा वैसे वैसे वॉइड रेशियो भी चेंज होगा, वैसे वैसे एवी भी चेंज होगा। तो एवी हाईली डिपेंडेंट है किस पे, स्ट्रेस पे, यानी इफेक्टिव स्ट्रेस पे। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो है, इफेक्टिव स्ट्रेस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। दूसरा, स्लोप जो है इसकी कांस्टेंट नहीं है, तो स्लोप इसकी कांस्टेंट नहीं है, दैट इज व्हाई मैं एवी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। दोनों किससे आते हैं, लैब से डायरेक्टली आते हैं, लेकिन मैं एवी का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि फॉर अ पर्टिकुलर ही सॉइल के लिए ये हर एक पॉइंट पे मुझे डिफरेंट दिख रहा है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब जब मैं सीसी को देखता हूं ना, तो यू नो दैट कि स्लोप ऑफ किसकी, जो हमारी जो लीनियर पार्ट है, इस लीनियर पार्ट की जो भी स्लोप होती है वो क्या होती है, किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये इसकी स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। किसी भी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में देख लो, सेम आएगी सेम आएगी सेम आएगी सेम आएगी, जब तक कि हमारा क्या है, एनसी स्टेट है। ठीक है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड का स्टेट है, तो उस स्टेट में जो हमारी स्लोप है ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। तो मैं सीसी का इस्तेमाल ज्यादा करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी पर्टिकुलर सॉइल के लिए ये सेम ही आएगी, एवरेज आउट करके ये सेम ही आएगी। तो यहां पे निकालूं, यहां पे निकालूं, यहां पे निकालूं, उससे अच्छा मैं एक ही निकालूं, दैट इज सीसी, और डायरेक्टली क्या करूं, मैं उसे कंप्यूट कर दूं। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिनसे रिलेटेड क्या कर सकते हो आप, आपको ये पता लग जाएगा कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्रेशन इंडेक्स, सो कंप्रेशन इंडेक्स क्या कहता है हमको, दूसरा क्या है, एक तो हमारी स्लोप जो है इसमें कांस्टेंट होती है। इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से ये हो गया कि सीसी जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है। अगर जो मुझे सीसी का इस्तेमाल करना है वो ज्यादा अच्छी बात है, तो आता दोनों में ही है हमारे पास स्ट्रेस की वेरिएशन, लेकिन इसकी स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है दैट इज कांस्टेंट। समझ में आया दोनों चीजें कि वाई इट इज कांस्टेंट। दूसरा क्या है, दोनों किससे आते हैं, डायरेक्टली हमारे को लैब से मिलते हैं। ठीक है, और जो एवी की वैल्यू है ना फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए वो बहुत ही ज्यादा क्या आती है, लो आती है। तो एवी की वैल्यू ध्यान रखने वाली बात है कि एवी की जो वैल्यू होती है, एवी की जो वैल्यू होती है फॉर ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के लिए क्या आती है, बहुत ही ज्यादा कम आती है। क्यों आएगी कम, लो। अब बताओ भाई इसकी एवी की वैल्यू, वॉइड रेशियो में चेंज ही बहुत कम हो रहा है। जब वॉइड रेशियो में चेंज ही बहुत कम हो रहा है, स्ट्रेस के इतने से इतने इंक्रीमेंट में भी अगर मैं वॉइड रेशियो देखूं तो वॉइड रेशियो में जो चेंज है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, वो इतना ज्यादा नहीं है, तो इतना सिग्निफिकेंस नहीं है ओ एवी इन द केस ऑफ अ ओसी। समझ में आया दोनों चीजें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा अच्छा दूसरा कंप्रेशन इंडेक्स है ना, दूसरा कंप्रेशन इंडेक्स है। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्या निकलता है, हमारे को कैलकुलेशन निकलता है। ठीक है, दोनों से क्या होता है, सेटलमेंट की कैलकुलेशन निकलती है। और क्या लगता है इससे पता, जो एवी से पता लगता है वही चीज इससे पता लगती है। सेकेंड वन क्या है, हमारी सॉइल की जो क्वालिटी है, क्वालिटी चेक हम इससे कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं बोलूं कि हाई सीसी है, हाई सीसी है, अगर हाई सीसी है तो इसका क्या मतलब होगा, मतलब कि वो ज्यादा कंप्रेसिबल है, ज्यादा क्या है, कंप्रेसिबल होगी। ठीक है ना, ज्यादा क्या होगी, वो कंप्रेसिबल होगी। यानी जो हमारी क्ले है वो क्या है, सॉफ्ट क्ले है, सॉफ्ट क्ले है, जिसकी वजह से वो क्या है, अनसेफ है यूज करने के लिए। सेकेंड ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं बात करूं सॉइल, अच्छा लो सीसी होगी तो क्या बोल सकते हैं, जहां पे लो सीसी है वो लेस कंप्रेसिबल है और वो क्या है, स्टिफ क्ले है। ठीक है, समझ में आ गया दोनों चीजें किस तरह से हमने इन दोनों को डील किया सीसी और एवी में। कुछ टिपिकल वैल्यूज भी आप याद कर सकते हो। नॉर्मली जो हम सॉइल यहाँ पे ओवर कंसोलिडेटेड के लिए देखते हैं ना, तो मान लो कि यहाँ पे मैंने दो टेबल बना दिए, ठीक है ना, सॉइल का टाइप मैंने यहाँ पे लिख दिया, दूसरा क्या लिख दिया मैंने, सीसी की वैल्यूज। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस जनरल आइडिया जो है इससे आपको मिल जाएगा। तो जब मैं ओवर
कंसोलिडेटेड क्ले की मैं बात करता हूँ, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले की बात करता हूँ, या फिर मैं किसकी करता हूँ, स्टिफ क्ले की बात करता हूँ, स्टिफ क्ले की, या फिर मैं किसकी बात करता हूँ, सॉफ्ट क्ले की, सॉफ्ट क्ले की। तो जो उसकी जनरल वैल्यूज होती है ना वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ऐसे ध्यान में रखना होती है वैल्यूज। 0.05 है इसकी वैल्यूज माइट, ठीक है, 0.2 तक इसकी रेंज है, विद इन द रेंज, तो 0.05 से लेकर इतनी, फिर नेक्स्ट है 0.2 से लेकर 0.4, ठीक है, 0.4 नहीं है सॉरी, 0.3 लिखो यहाँ पे, ठीक है ना, 0.3, और 0.3 से लेकर 1 के आगे वाली, ठीक है ना, 1 के आगे वाली और 1 इटसेल्फ, तो 1 से और 1 से आगे वाली, यहाँ पे क्या है 0.3 है। तो ये कुछ टिपिकल वैल्यूज है जिनको आप मतलब ऐसे समझ सकते हो, अगर आपको वैल्यूज निकालनी है ना, कई बार कई जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं या फिर कोई एग्जाम्स होते हैं उनमें कई बार ये पूछी जाती है, मतलब जो टफर साइड में होते हैं ना क्वेश्चंस, उन टफर साइड्स में ये वाली वैल्यूज जो है कई बार पूछ लेता है वो, कि ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के लिए जो सीसी की वैल्यू की जो रेंज होती है वो जनरली किस में आती है, 0.05 में आती है, 0.2 में आती है, या फिर किस में आती है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो इन जनरल शायद नई क्वेश्चन आएगा ये, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ये इसकी वैल्यूज है, ठीक है, ये टिपिकल वैल्यूज है। अच्छा, जो सीसी है ना, सीसी को फाइंड आउट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो सारे फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, वरना टाइम लगेगा उसमें। यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज लिख दी है ना, रिगार्डिंग द कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। आपको अगर सीसी डिटरमाइन करना है फॉर द अनडिस्टर्ब क्ले के लिए, जहां पे सेंसिटिविटी जो है उसकी क्या होगी, मीडियम सेंसिटिविटी होगी, सेंसिटिविटी विच इज लेस देन द 4, तो वो केस कौन सा होगा हमारे पास, उस केस के लिए हम कौन सा वाला सीसी यूज करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला है, दैट इज 0.009 WL माइनस द 10, यहाँ पे WL क्या है, लिक्विड लिमिट है, बताओ हायर इज द लिक्विड लिमिट, हायर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। वैसे ही सेकंड वन क्या है, फॉर द रीमोल्डेड क्ले, जिस क्ले को हमने रीमोल्ड कर दिया है और उसके साथ साथ उसकी जो सेंसिटिविटी है वो मीडियम से लेकर लो तक की है, तब हम कौन सा यूज करेंगे, सीसी, दैट इज इक्वल टू 0.007 WL माइनस 10, या फिर क्या करोगे 0.007 WL माइनस 7 है, ठीक है। मोस्ट प्रोमिनेंटली आपको कौन सा वाला यूज करना है, नीचे वाला यूज करना है, क्लियर हो गया, ठीक है। द कंप्रेशन इंडेक्स इज ऑल्सो रिलेटेड, यहाँ पे क्या आएगा, रिलेटेड, ठीक है ना, रिलेटेड टू इन से टू वॉइड रेशो, पर हम ये वाला फॉर्मूला तभी यूज करेंगे अगर जो मुझे इनिशियल वॉइड रेशो का वैल्यू जो है वो पहले से पता होगी। ऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक क्ले के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, दैट विल बी यूज सीसी इज इक्वल टू 0.30 ई नॉट माइनस 0.27, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लिक्विड लिमिट जो है यहाँ पे वो किस में लेंगे, हम परसेंटेज में लेंगे, ठीक है, लिक्विड लिमिट किस में लेंगे, परसेंटेज में लेंगे, WL माइनस 10, तो लिक्विड लिमिट क्या दोगे आप, परसेंटेज में दोगे। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, द कंप्रेशन इंडेक्स इज दिस, ये सारे फॉर्मूले हैं अगर जो वॉइड रेशो आपको इनिशियल मालूम होगा। अगर जो नेचुरल जो वाटर कंटेंट है इस WN, देन द सीसी में भी अगर जो WN आपको नोन है किसी के लिए भी, और ये भी किसमें लेना है, परसेंटेज में ही लेना है, ठीक है, बाकी और कोई वैल्यूज नहीं लिखना, तो सीसी इज इक्वल टू 0.0115 WN हो जाएगा, क्लियर हो गया। WN क्या है यहाँ पे, इट इज द नेचुरल वाटर कंटेंट, क्या है, इट्स अ नेचुरल वाटर कंटेंट इज द WL, ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल जो पॉइंट मैंने ऊपर बताया था कि द सिग्निफिकेंस ऑफ AV एंड CC जो है वो सेम है, बट AV जो है वो चेंज करता है इफेक्टिव स्ट्रेस के साथ, और जहां पे CC जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू फॉर द पर्पस ऑफ अ कंप्यूटेशन ऑफ अ सेटलमेंट। अगर जो तुम्हें सेटलमेंट को कैलकुलेट करना है तो हम कंप्रेसिबिलिटी CC जो है वो वाइडली यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो CC की और आपको AV के बारे में तो सब कुछ पता लग गया है ना, यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसको याद नहीं करना, लेकिन थोड़े बहुत क्या है देखना चाहिए, इतना क्लियर हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन से हमारे इंडेक्स है, दैट इज द, एक तो एक्सपेंशन इंडेक्स जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, CEC रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे पेन से लिखता हूं मैं, CEC रिप्रेजेंट करते हैं, और रिकम्प्रेशन इंडेक्स दोनों साथ में ही पढ़ते हैं, CR से इसे क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। दूसरा क्या है कि रिकम्प्रेशन इंडेक्स, और इसको आप फिर कॉफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन बोल दो या फिर कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बोल दो, तो दे कैन बी नेम्ड एज कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, और कॉफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन, क्लियर हो गया, दोनों को किस तरह से बोलना है। तो ये कौन से हमारे पैरामीटर्स हो गए, थर्ड्स पैरामीटर हो गए, या फिर इसको साथ में लिखो 3 पैरामीटर्स, ठीक है। तो तीसरा पैरामीटर्स हमारा ये हो गया एक्सपेंशन इंडेक्स। अच्छा, ये बोले कि जो एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड करती है ना हमारी सॉइल, जब भी हम किसी पे लोड लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई सॉइल ली, उस पर मैंने कोई लोड लगाया, नाउ आई नो कि लोडिंग की वजह से इसका वॉल्यूम का रिडक्शन होगा, मींस टू से इसका वॉइड रेशियो जो है वो डिक्रीज होगा। सो यहाँ पे वॉइड रेशियो जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वॉइड रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, आपको पता है ये चीज। तो वॉइड रेशियो की डिक्रीज होने की वजह से यहां पे इसका वॉल्यूम रिडक्शन देखने को मिलेगा, है ना, वॉल्यूम रिडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और मान लीजिए कि ये ओसी स्टेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ओसी स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं, और हमने क्या किया कि लोडिंग की, फिर मैंने इसको अनलोडिंग की, है ना, यहां पे अभी लोड था, अब मैंने हटा दिया, ये लोड जो भी लोड था मैंने उसे हटा दिया। तो अब लोडिंग को हटाने के बाद जैसे आपने क्या किया कि एक स्पॉन्ज ले लिया, मान लेते हैं हम क्या एक स्पॉन्ज लेते हैं, ठीक है ना, उस स्पॉन्ज पे जब भी आप 10 ईंटें रख दोगे ना, और जब उसको हटाओगे और दोबारा से रीलोड करोगे उसको, तो आपको दोबारा से मतलब जब उसको हटा दोगे ना, तो यू नो कि वो क्या करेगा, थोड़ा सा अपना जो शेप है उसको रीगेन करने की कोशिश करेगा, यानी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो स्वेल करना शुरू कर जाएगा,
करेगा ना वो सॉइल। तो यही चीज हम किससे दिखाते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस और जो हमारा वॉइड रेशियो का कर्व है, इसी की प्लॉट में हम क्या बनाते हैं, इसी की अनलोडिंग और रीलोडिंग का केस बनाते हैं। मान लो कि बी में मैंने अनलोडिंग कर दी, तो यहां से लेकर हमारा वॉइड रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, है ना। जैसे कि स्पॉन्ज में क्या हुआ कि वॉइड रेशियो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया, वैसे ही सॉइल में भी सेम ही चीज हो रही है कि वॉइड, जैसे आपने अनलोडिंग की वॉइड रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में जो वॉइड रेशियो की वैल्यू थी, मान लो बी पॉइंट पे वॉइड रेशियो की वैल्यू कितनी थी, E1 थी, बाद में कितनी हो जाएगी इंक्रीज होने के बाद, दैट इज इक्वल टू E2। अब मैं इंक्रीज बोल रहा हूं तो कई बच्चे सोचते हैं कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, नहीं बच्चे ऐसा नहीं हो सकता। जो इंक्रीज है ना वो बहुत ही छोटा है, तो हम बोल सकते हैं कि छोटा इंक्रीजिंग है। आपने देखा है कि सॉइल अपना ओरिजिनल वॉल्यूम तक पहुंच सकती है जब आप उस पर लोड लगाते हो, नहीं पहुंच सकती। तो हम यही बोल रहे हैं कि जो इसका वॉइड रेशियो आप देख भी सकते हो, यहाँ पे जो इसकी रेंज है ना E2 माइनस E1 अगर आप करोगे, यानी आप अगर जो स्लोप निकालने की कोशिश करोगे, मान लेते हैं कि मैं इससे स्लोप निकाल रहा हूं, ठीक है ना, तो अगर मैं कुछ स्लोप निकालूंगा ना, उस स्लोप को मैं नाम क्या दूंगा, एक्सपेंशन इंडेक्स बोलूंगा, क्लियर हो गया, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बोलूंगा। और ये होगा किसमें, हमारा सेमी लॉग में होगा, है ना, जहां पे वॉइड रेशियो जो है वो हमने किसमें, अर्थमेटिक स्केल में बात की है, और लॉग जो है हमने इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो हमने किसमें की है, ऑन लॉग स्केल में की है, क्लियर हो गया। तो ये दोनों तो चीजें आपको समझ में आ गई। अगर मैं E2 और E1 का अगर मैं चेंज देखूं, जब मैं किसी इफेक्टिव स्ट्रेस को चेंज कर रहा हूं, तो उस टाइम पे जो स्लोप निकलेगी वही हमारी एक्सपेंशन और स्वेलिंग इंडेक्स होती है, क्लियर हो गया। इसको स्वेलिंग इंडेक्स भी बोल सकते हैं। दूसरा बोला कि जो एक्सपेंशन इंडेक्स है वो सीसी के मुकाबले बहुत ज्यादा क्या होगी, छोटी होगी। क्यों होगी छोटी, अभी पता लग जाएगा। जब हम सीई की बात करते हैं तो सीई क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो। तो चेंज इन वॉइड रेशियो क्या था कि वो E2 माइनस द E1 डिवाइडेड बाय लॉग, कितना चेंज कर रहे हैं हम, लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा 2, है ना, अपॉन द सिग्मा 1। जैसे ही वहां पे आया था ना, वैसे यहां पे भी आ जाएगा। मतलब ये पता है ना आपको कैसे आया कि लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस से माइनस करूंगा मैं लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस 1, तो इन दोनों को जब माइनस करूंगा तो मुझे इस तरह के फॉर्म में मिलेगा। मुझे पता है कि ये चीज होती है, क्लियर हो गया। जब आप ऊपर की चीज को देख रहे हो E2 माइनस E1 देख रहे हो, तो E1 जो है वो छोटा है, E2 क्या है, बड़ा है। तो बताओ मुझे यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, डेफिनेटली नहीं लगेगा। जैसे हम पहले लगा रहे थे ना सारे कोएफिशिएंट्स में, तो यहाँ पे माइनस साइन भी नहीं लगेगा। इतनी चीज क्लियर होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि E2 माइनस E1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा E लिख सकता हूं, है ना, और इसको मैं सेम एज इट इज इस तरह से लिख सकता हूं। तो यही क्या हो जाती है हमारे पास, एक्सपेंशन इंडेक्स होती है, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बोल लो, क्लियर हो गया। कौन सा केस है, जब हम अनलोडिंग कर रहे हैं, तो अनलोडिंग के टाइम पे वी नो की वॉइड रेशियो में इतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा। उस चेंज को दिखाने के लिए मुझे सीई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी एक्सपेंशन इंडेक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं एज कंपेयर टू द सीसी के केस में, ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड है रिकंप्रेशन इंडेक्स। रिकंप्रेशन इंडेक्स क्या बोल रहा है कि आपने अनलोडिंग की, अब आप यहां पे पहुंच चुके हो, अब आपका E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 आ जाएगी। यहाँ पे E2 जो हमारे पास यहाँ पे हमने छोड़ा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, E1 होगी वॉइड रेशियो। दूसरा पॉइंट जो D है, D पॉइंट पे क्या मान लिया हमने, E2 मान लिया। तो इन दोनों का जब मुझे चेंज देखना है, जब मैं उसमें लोड कर रहा हूं, दोबारा से लोडिंग कर रहा हूं, यानी इसको रीलोडिंग लिखो, ठीक है ना, रीलोडिंग ज्यादा सही है इंपॉर्टेंस। देखो वॉइड रेशियो सिग्मा 1 से लेकर मैंने क्या कर दिया, रीलोड कर दिया, तो वॉइड रेशियो क्या होगा, जनरली डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा वो देखना है, तो कितना होगा हमारे पास, CR से लेकर हम क्या बोल सकते हैं कि E1 से लेकर E2, यानी हम बोल सकते हैं कि E2 माइनस द E1 डिवाइडेड बाय लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस 2 डिवाइडेड बाय लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस 1 का, है ना, क्लियर हो गया। तो E1 जो है वो क्या है, वो बड़ा है, E1 जो है वो बड़ा है, और E2 क्या है, कम है। तो ओवरऑल वैल्यू को हमें कंपनसेट करना है, तो माइनस साइन के साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्लियर हो गया। जो हमारा कंप्रेशन के बाद जब दोबारा से उसमें रिकंप्रेशन शुरू हुआ है, जब उसमें आपने क्या किया, इफेक्टिव स्ट्रेस को इंक्रीज करना चालू कर दिया, तो आपको पता है कि सॉइल जो है वो अपना क्या है, उसमें वो स्क्वीज होना शुरू हो जाएगी, लेकिन उसकी जो स्क्वीजिंग कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। मतलब कि उसका जो वॉइड रेशियो वो इतना ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया, वहां पे अनलोडिंग और रीलोडिंग कर रहे हो, वहां पे ज्यादा चेंज क्यों नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज वो जो केस है वो उसी से नीचे, यहाँ पे क्या है, हमारा जो पास्ट है वो ग्रेटर देन द प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या है कि जब तक वो पास्ट प्रेजेंट से ऊपर नहीं जाएगा, तब तक हमारी स्लोप इस तरह से नीचे नहीं गिरेगी, ठीक है, क्लियर हो गया। ये कौन सा हो गया, वर्जन कंप्रेशन वाला केस हो गया। और वर्जन कंप्रेशन वाला केस क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे आप कहीं भी चेंज देखोगे ना, तो अगर आप उसमें चेंज देखोगे तो वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप वॉइड रेशियो में चेंज देखने को मिलोगे तो यहाँ पे बहुत ही कम होगा, क्लियर हो गया। दोनों चीजें आपको समझ में आई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर जो आपको क्वेश्चन में ना सीसी की वैल्यू दी है लेकिन सीआर की वैल्यू नहीं दी है क्वेश्चन में, तो आप क्या ले सकते हो कि सीआर जो है वो अप्रोक्सीमेटली फॉर द सॉफ्ट क्ले विल बी वैल्यू CC/10, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जो सीआर है वो 1/5 या फिर 1/10 होता है देन द सीसी, क्लियर हो गया। आप ये दोनों वैल्यूज याद रखना इंपॉर्टेंट है, दबी बॉक्स में मैंने बंद किया, क्लियर हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि अभी मैं प्री कंसोलिडेशन प्रेशर की बात कर रहा था, तो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर क्या होता है, जो मैक्सिमम प्रेशर है किसी भी ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में, जहां पे मींस से जो पास्ट है वो ग्रेटर देन द प्रेजेंट है, तो उस केस में जो मैक्सिमम प्रेशर होगा ना पास्ट में लगा हुआ, उसी को हम बोलते हैं प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। अगर जो मैं प्री कंसोलिडेशन प्रेशर अभी बहुत बार इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, और आपको पता नहीं है, तो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम प्रेशर जो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल ने पहले ले लिया होगा या टॉलरेट कर लिया होगा, दैट इज बीइंग नोन एज प्री कंसोलिडेटेड प्रेशर। उसको प्री कंसोलिडेशन प्रेशर भी बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, ओवर कंसोलिडेटेड प्रेशर भी बोलते हैं। और इफेक्टिव स्ट्रेस सी से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर हो गया। इसको निकालने का तरीका भी होता है, वो जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा क्या बोला मैंने कि अच्छा ये वॉइड रेशियो, ये दोनों फॉर्मूले आपको पता है, तो बताओ यहाँ पे सीसी की वैल्यू कितनी, सीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज चेंज इन द वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस 2 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव स्ट्रेस 1, क्लियर हो गया।
CR की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस विद द माइनस साइन, यहां पे कितना आ जाएगा लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस 2 डिवाइडेड बाय लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस 1। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सीई मैंने बॉक्स में बंद नहीं किया है, सीआर मैंने बॉक्स में बंद किया, तो ये क्या हो गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो कंप्रेशन इंडेक्स जो है जानना इंपॉर्टेंट हो गया। कौन सा हो गया हमारा, थर्ड कोएफिशिएंट ऑफ रिकंप्रेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिकंप्रेशन का फॉर्मूला पता लग गया। अभी सारे फॉर्मूले जो है वो दोबारा से रिपीट होंगे, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले, एकदम से आप याद भी कर सकते हो। और ईजी है, जैसा सीसी का है वैसा इसका है, इसमें दोनों में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे भी बताई है मैंने। दूसरा मैंने बोला था कि इसको और ज्यादा क्लोज इनमें देखो, तो बी पॉइंट पे क्या हो रही है हमारी, अनलोडिंग हो रही है। इस पॉइंट पे E1 की वैल्यू ये आएगी, E2 की वैल्यू हमारे पास ये आएगी। इन दोनों के बीच में जो चेंज है ना वो बहुत ही स्मॉल है। हम बोल सकते हैं कि जो CR है और जो CE है वो दोनों क्या रहते हैं, बहुत बहुत कम रहते हैं किससे, CC से। सो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि वर्जन कंप्रेशन का अगर जब मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी स्लोप को चेक करूंगा तो वो बहुत ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू CR और CC में। CR क्या हो गया, जब हम रीलोडिंग कर रहे हैं, रीलोडिंग कर रहे हैं। C एक्सपेंशन क्या हो गया, जब हम क्या कर रहे हैं, अनलोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और दोनों के केस में हमारे को इफेक्टिव स्ट्रेस को क्या करना है, अनलोडिंग के केस में इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, वहां पे हमारा डिक्रीज होगा, और रीलोडिंग के केस में इफेक्टिव स्ट्रेस क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे। दोनों चीजें समझ में आई आपको। ठीक है, तो आपको ये चीजें जो है क्लियर हो जानी चाहिए, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि तरजागी की जो 1D कंसोलिडेशन थ्योरी है ना, ये हमने 3 पैरामीटर्स जो है यहाँ पे कर लिए। ठीक है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, इन सबके फॉर्मूले क्या होते हैं और इन दोनों की स्लोप निकलती है, वही आपको याद रखना है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द, हमें समझना क्या है,